हाँ। तो कल हमने व्यावसायिक लेन देनों की घटनाओं की पहचान करने तक के जो क्रम थे उन्हें हमने देख लिया था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लेखाकर्म लेखांकन में अंतर क्या है, और इसके साथ ही लेखांकन और अंकेक्षण में क्या अंतर है। ठीक है। तो जो लेखांकन है वो हिसाब किताब लिखने का जो ज्ञान होता है, हिसाब किताब लिखने का ज्ञान लेखांकन लेखाकर्म कहलाता है। और जब हम लेखाकर्म को, यानी जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, उसे जब हम व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं उसे, चाहे तो जर्नल के माध्यम से हो या तलपट के माध्यम से हो या लेजर के माध्यम से हो, तो जब हम उसे अपने ज्ञान को एक रूप देते हैं तब वो हमारा क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। तो लेखाकर्म के ज्ञान के अनुसार हिसाब किताब तैयार करने तथा उसे प्रस्तुत करने की जो वास्तविक विधि है उसे लेखांकन की संज्ञा दी जाती है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि लेखांकन एक प्रकार का ज्ञान है, जबकि सॉरी लेखाकर्म एक प्रकार का ज्ञान है, जबकि लेखांकन क्या है, एक प्रकार की विधि है। ठीक है। लेखांकन की विधि में क्या क्या सम्मिलित होता है। एक तो लेन देन की जो घटनाएं होती हैं उनकी पहचान करना, पहचान किए गए लेन देनों तथा घटनाओं की मौद्रिक माप करना, मापे गए लेन देनों की प्रारंभिक बही जिसे हम जर्नल बोलते हैं, अभी हम इसका फॉर्मेट देख लेंगे। तो प्रारंभिक बही में प्रविष्टि करना और इन की गई प्रविष्टियों की खतौनी करना, खातों के शेष निकालकर उनके आधार पर सारांश अर्थात आय व्यय पत्रक और उसकी स्थिति का विवरण तैयार करना, आय व्यय पत्रक एवं स्थिति विवरण का फिर विश्लेषण करना और विश्लेषित परिणामों का निर्वचन करना। और जो निर्वचन करने के बाद, यानी इंटरप्रेट करने के बाद जो हमारे पास परिणाम आए हैं उन्हें उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित करना, उन्हें भेजना। तो कल हमने देख लिया था कि उपयोगकर्ता, बाह्य बाह्य उपयोगकर्ता कौन से थे और आंतरिक उपयोगकर्ता कौन से थे, और जिस 8 प्रकार की प्रोसेस से हम होकर गुजरते हैं कि एक तो हमारा व्यवसाय, जो लेन देन की घटनाएं होती हैं उनकी पहचान करना, फिर मापन करना, प्रविष्टि करना, वर्गीकरण करना, फिर उनको समराइज सारांश बनाना, विश्लेषित करना, निर्वचन करना, और अंत में फिर उसको संप्रेषित करना। ये तो हुआ लेखाकर्म और लेखांकन। अब हम देखते हैं कि लेखांकन और अंकेक्षण, या जिसे हम लेखा परीक्षा भी बोलते हैं, इसमें क्या अंतर है। देखिए, लेखांकन की जो प्रकृति होती है इसमें क्या होता है कि पुस्त पालन के कार्य की जांच से लेकर के भूल सुधार और उनके समायोजन करने तक के जितने भी कार्य होते हैं वो लेखांकन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है। यानी हमने जो लेन देन है उनकी पहचान की, उनकी जांच की, उनकी अगर कोई उनमें त्रुटियां हुई हैं तो उनका सुधार किया और उनको समायोजित किया, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट किया, तो ये चीजें लेखांकन तक सीमित होंगी। लेकिन अगर हम अंकेक्षण की प्रकृति की बात करें तो इसमें जो पुस्त पालक होती हैं, यानी जो हमारी बहियां होती हैं, उसमें लेखा पालकों के द्वारा किए गए लेखे की जांच की जाती है। यानी जो उन्होंने एंट्रीज की हैं, जो बहिया बनाई है, उनकी जांच की जाती है तथा नियमानुकूलता की भी जांच करके रिपोर्ट दी जाती है। यानी जो बहिया बनाई गई है वो लेखांकन के नियमों के अनुसार बनी है या नहीं बनी है, तो इसकी भी जांच की जाती है और अंकेक्षण में फिर इसकी एक रिपोर्ट बना करके दी जाती है। लेखांकन कहाँ से शुरू होता है, लेखांकन वहां से शुरू होता है जहां पर पुस्तक समाप्त होता है, और अंकेक्षण का कार्य जो है वो लेखांकन की समाप्ति पर प्रारंभ होता है। लेखांकन का उद्देश्य वित्तीय स्थिति का पता लगाना होता है, लेखों का विश्लेषण करना होता है, जबकि अंकेक्षण का उद्देश्य जो है वो लेखों की सत्यता और उसके औचित्य को प्रमाणित करना होता है। अब आप समझ सकते हैं कि आपके क्या कार्य हैं, और आपका कार्य तब शुरू होगा जब लेखांकन पूर्ण होगा। तो दोनों एक दूसरे से पूरक ही हैं, को रिलेशन में चल रहे हैं। तो अब बात आती है नियमानुसार की। तो जो लेखांकन है उसमें कार्य नियमबद्ध विधियों से किया जाता है, जबकि अंकेक्षण सिद्धांतों के अतिरिक्त बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का प्रयोग भी वहां पर करना पड़ता है। अंकेक्षण में सिद्धांत है वो तो अपनी जगह, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का भी प्रयोग करना पड़ता है। कल किसी ने पूछा भी था कि अगर हमें अशुद्ध खातों की जांच करनी तो हम कैसे करेंगे। तो पहले तो आप कुछ मेथड्स देखेंगे, और वो भी फॉलो अप नहीं कर पा रहे तो फिर आप अपने विवेकशीलता का प्रयोग करेंगे, सूझबूझ, अपने आपका जो व्यवहारिक ज्ञान होगा, अपने जो अपने सीनियर्स से सीखा होगा ना। अब जो प्रश्न आपने हमसे किया, जब आप अपनी फील्ड में जाएंगे तो उसी फील्ड में आपको आपके सीनियर्स भी मिलेंगे। तो जब हम प्रैक्टिकल लेवल पर कोई चैलेंजेस फेस करते हैं जहां पर हमारे सिद्धांत, हमारे जो मेथड्स हैं वो फॉलो अप नहीं हो पाते हैं या वो वीक पड़ जाती है, उस समय पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अनुभवों का।
और वो अनुभव हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनसे हमें मिलते हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं कि सर आप जब ऐसी सिचुएशन में फंसी है, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, हमें क्या करना चाहिए। तब वो जो तरीका बताएंगे वो हमारी सारी थ्योरी से अलग हटके होगा। तो अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा भी जाए कि मान के चलिए आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं अशुद्धता की जांच करते समय कि आप उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे जब आपके सारे सिद्धांत फेल हो गए। सीधी सी बात है, हम अपने सीनियर से पूछेंगे। हमने उस चीज को फेस किया तो हमसे पहले कोई कुछ और लोग भी आए होंगे, उन्होंने भी फेस किया होगा विभागीय रूप से। तो हमारे जो विभाग के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, हम उनसे उनके अनुभव के आधार पर आप अपने ज्ञान को मजबूत बनाएंगे। और उन प्रणालियों को अपना करके यदि हम किसी ऐसी जगह उलझ जाते हैं जहां हमारा जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो कमजोर पड़ जाता है, तो फिर हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहारिक ज्ञान से अपनी जो तथ्य है उन्हें पुष्ट करें। और ये सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें कोई चीज नहीं पता है लेकिन हमें कोई एक्सपीरियंस हमें किसी का मिल रहा है, वो बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे दादा मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक है, उन्होंने जो इंजीनियरिंग की वो मैकेनिकल में की, सिविल का उन्हें कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन ग्लेनमार्क कंपनी में जब वो जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो काम सिविल इंजीनियर का देखते हैं, जबकि डिग्री उनके पास मैकेनिकल इंजीनियर की है। अब मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर का काम कैसे कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस माहौल में रह रहा है और अपने वरिष्ठ लोगों से वो व्यक्ति सीख रहा है। जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो आज वो व्यक्ति दोनों फील्ड में एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अनुभव के आधार पर हम अपने आप को परिपक्व बनाती हैं। ठीक है। तो कुछ बातें हुई नियम की और कुछ बातें होती हैं अनुभव आधारित। अब बात करते हैं पूरक की। तो एक अंकेक्षक जो है वो लेखापालक बन सकता है। ठीक है। लेकिन जो अंकेक्षक है ये आवश्यक नहीं कि वो लेखापालक हो ही। आप अंकेक्षक बनने जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको लेखांकन आता ही हो, आपको जनरल एंट्री आती हो, लेजर आता हो, बेसिक्स पता है अलग बात, लेकिन नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अंकेक्षक जो है वो लेखापालक बन सकता है। ठीक है। और लेखापालक के लिए आवश्यक नहीं है कि वो अंकेक्षक हो। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर हम सीखना चाहें तो उस चीज को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे अगर हम उस चीज को सीख जाएं। लेकिन जो लेखापालक होता है वो ऑडिटर बन जाएगा लास्ट प्रोसेस पे जाके, ये आवश्यक नहीं होता। योग्यता की बात करें तो कोई भी लेखांकन में प्रवीण व्यक्ति लेखापालक बन सकता है, जिसने वो डिग्री की हो या उस तरीके की शिक्षा पद्धति अपनाई हो, पढ़ाई लिखाई की हो। तो कोई भी लेखांकन में प्रवीण व्यक्ति लेखापालक बन सकता है, लेकिन अंकेक्षण के कार्य के लिए चार्टेड अकाउंटेंट होना जरूरी होता है, या यूं कहें कि एक विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक होता है अंकेक्षण के लिए। प्रतिवेदन की हम बात करें तो लेखापालक द्वारा प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत नहीं किया जाता, लेकिन अंकेक्षक को अपना कार्य समाप्त करने के बाद रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन बोलते हैं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। जो उद्गम है तो लेखांकन, जैसा कि आप जानते हैं 1494 में लेखा कर्म का जो उद्गम है, इसी के साथ दोहरा लेखा प्रणाली के विकास का क्रम भी प्रारंभ हुआ था। और अंकेक्षण के कार्य की जो शुरुआत है भारत में सन 1913 के बाद हुई, जबकि कंपनी अधिनियम में अंकेक्षण का प्रावधान किया गया। कार्य क्षेत्र की बात करें तो समस्त लेखों और प्रपत्रों को तैयार करना और एकत्रित करना ये लेखांकन का कार्य क्षेत्र है। जबकि अंकेक्षण का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है कि वैधानिक अंकेक्षण में विधान द्वारा तथा निजी अंकेक्षण में नियोक्ता के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है। समीर सर, जी सर। ये व्हाइट बोर्ड शेयर हो सकता है क्या इसमें? सर व्हाइट बोर्ड शेयर देखना पड़ेगा मेरे को। शेयर। यस सर, हो जाएगा सर, वो शेयर में है सर। आप कर सकते होंगे सर, आप भी उसमें होस्ट होंगे तो शायद। हाँ देखिए, ये हो गया। ठीक है। अब अब इसमें ये पेन है ना, हाँ आप इससे भी लिख लिख के बता सकते हैं इन लोगों को। हाँ, पर वो अच्छे से बनते कहाँ है सर अक्षर? वो जो भी बन जाएगा। ठीक है सर, मैं अभी देखता हूँ इसे, है ना। अभी मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा वैसे अभी। हाँ, वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक जी है। सर, अभी करता हूँ हम्म। जी। तो ऐसे ही कर लीजिए शेयर स्क्रीन है। जी सर, अभी उस टॉपिक पे आ जाऊँ। ये छोटी हाँ। सी एक बेसिक जो एक चीज थी कि भारत में अंकेक्षण और लेखांकन दोनों अलग अलग कैसे हुए, एक बार इस पे और चर्चा कर लें कि सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा इसका एक हिस्ट्री जैसी है कि अंकेक्षण और लेखांकन किस तरीके से अलग हो रहे हैं। तो सन 1956 तक भारत में लेखांकन का कार्य एक ही व्यक्ति यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार में था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अपने संविधान में अनुच्छेद भी पढ़े होंगे, अच्छी तरह से आपको पता भी होंगे, महाधिवक्ता महालेखा परीक्षक। भारत में प्रशासनिक सुधार से संबंधित अनेक आयोगों ने इस व्यवस्था की आलोचना की
मुडीमैन समिति 1924 में आई, इंच कैप समिति 1923 में आई, सैमन कमीशन 1929 में। इन्होंने वर्षों पूर्व वित्तीय सुधार के रूप में लेखा परीक्षण से अंकेक्षण के पृथक्करण की सिफारिश भी की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नरहरि राव जी ने भी लेखांकन और अंकेक्षण के कार्य को एक ही अभिकरण में संयुक्त करने की प्रणाली की आलोचना भी की थी। श्रीयुत पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने 1952 में इलाहाबाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल में गबन की एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि जब एक ही दफ्तर हिसाब किताब तैयार करता है और हिसाब की जांच करने का कार्य भी करता है तो बेईमानी की काफी संभावना रहती है, क्योंकि पहले होता यह था कि दोनों चीजें एक ही व्यक्ति संभालता था। तो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि वह यदि किसी प्रकार की गड़बड़ करेगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में उससे ही लेखा परीक्षा करनी है जो लेखांकन का कार्य कर रहा है। तो इस दृष्टि से इन सबकी ये जो सिफारिश थी वो वैलिड थी कि लेखांकन को अंकेक्षण से अलग किया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 1976 में केंद्रीय सरकार ने अंकेक्षण को लेखांकन से पृथक कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक फैक्ट हो गया। 1976 में अलग किया गया है लेखांकन को अंकेक्षण से केंद्रीय सरकार के द्वारा, और उसका कारण यही था जो आपको पता है भी, पुरुषोत्तम राव जी ने, जो पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने भी इसका जो रीजन बताया था। 1 अप्रैल 1976 को केंद्रीय शासन के 3 मंत्रालयों और 1 जुलाई 1976 को बाकी के जो मंत्रालय थे उनमें लेखांकन से अंकेक्षण को पृथक कर दिया गया। और उसके बाद मार्च 1984 में भारतीय लेखा और लेखा परीक्षण विभाग का भी पुनर्गठन किया गया और लेखा तथा लेखा परीक्षा कार्मिक जो होते हैं उनके वर्तमान संयुक्त संवर्ग को 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक केवल लेखा परीक्षा कार्यों के लिए और दूसरा लेखाकरण और हकदारी संबंधी कार्यों के लिए हो गए। ठीक है, अब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखांकन के दायित्व से मुक्त कर दिया गया और वो केवल लेखाओं के अंकेक्षण हेतु ही उत्तरदायी है। प्रशासनिक कैग के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अकाउंटिंग जनरल, ये इनके पूरे जो सिस्टम है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद क्या है, थोड़ा सा बेसिक, वैसे आपको सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा कार्य क्या है इनके, वो बेसिक चीजें। सर ये प्रशासनिक, ऑडिटर में, सर ये बोल रहे थे ऑडिटर में कैग का क्या रोल है? सर कैग नहीं ने नहीं, आप रिपोर्ट भी समझ जारी नहीं की रहे, थी। आप समझ नहीं रहे। लेखांकन और अंकेक्षण एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, हम ये नहीं कह रहे कि वो आपसे कैग के बारे में पूछ ही लेगा, लेकिन जो कैग जो है वो सीधा सीधा लेखांकन से संबंधित एक व्यवस्था है, तो उसके बारे में हमें इतना तो पता ही होना चाहिए। हम नहीं कहते कि पूछ लेगा, लेकिन एक उसका बोतम क्लियर करके जाए जहाँ हमें सॉरी ना बोलना पड़े, इस बारे में। अच्छा, आप अनुराग सर सर क्या से क्या क्या कैग तो पूरा है ना सर, ऑडिटिंग तो पूरा कर रहा है वो तो। पूरा संभाल रहा है वो, तो इसके बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए, आप वही बताइए। तो फिर तो पूरा रिलेटेड है तो वो तो सर, वो जिसे पूरा वो उससे बोल रही तो, है ना कि रिलेटेड नहीं है, वो तो हाँ पूरा बिल्कुल। रिलेटेड वही, है कि ऑडिट, हाँ। वो तो एक्सटर्नल ऑडिट जो भी है वो सीएजी ही कर रहा है। हाँ, जी क्योंकि जो बिहार में एक रिपोर्ट जारी हुआ तो कैग ने किया था कि बिहार में मतलब ज्यादा मतलब एक रिपोर्ट जारी किया गया था बिहार के रेस्पेक्टिव में कैग के द्वारा। जी, तो वो जो है ना ऑडिटर जनरल वाला सिस्टम, तो कैग को आप अच्छे से, संवैधानिक प्रावधान क्या है, वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, कौन वो अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट ग्रुप में भेजा हुआ है, वो उसको पढ़ लीजिएगा। जी, तो वो सर थोड़ी ये कैग में तो ये है ना सर, ये कि स्टेट का जो भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग हाँ, कैग देखेगा। नहीं कैग नहीं देखेंगे, स्टेट वाले का तो महाधिवक्ता रहता है ना, सेंट्रल दोनों लेवल का पे। सर वो है, और सेंट्रल का सिर्फ ऑडिटिंग करता है कैग। सेंट्रल का कैग रहता है ना, हाँ, नियंत्रक एवं लेकिन महालेखा परीक्षक, लेकिन अभी स्टेट तक में जो आता भी है था स्टेट में दोनों वही कर रहा है सर, अकाउंटिंग भी वही कर रहा है आपके यहाँ पे। और ऑडिटिंग भी वही कर रहा है। एडवोकेट जनरल वाला क्या सिस्टम क्या नहीं की रहता। एडवोकेट जनरल तो वो हुआ ना सर, वो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं, स्टेट में महाधिवक्ता देखता है ना। एजी सर। हम्म, हाँ तो उसी का पार्ट है सर वो। उसी का पार्ट है ना, लेकिन हाँ जो हाँ। जो कैग है, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, वो सेंट्रल से संबंधित चीजों को देखता है ना, केंद्र सरकार को लेकर के चीजें देखता है। तो सर केंद्र कैग केंद्र कैग सर स्टेट को भी देखता है सर, वो और कोई नहीं है, वो कैग वही जी सर, आप जो वो, बोल रहे हैं हाँ, एजी वो जो है ना सर, स्टेट वो का कैग है, का ही पार्ट, कैग का पार्ट है सर हाँ वो। कैग का वो पार्ट है, सेंट लेकिन वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, एक केंद्र को चीज है उसी के अंतर्गत आने वाली, लेकिन एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक महाधिवक्ता है, और तीसरे नंबर पे एक और वो उनका रहता है। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था रहती है ना, जो एक सेंट्रल को देख रहा है, एक स्टेट को, चीज वही है, आएगा उसी पूरी गवर्निंग बॉडी के अंदर। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को देखा भी होगा ना कैग के बारे में।
यस सर। जी, एजी ऑफिस हमारा जो डिपार्टमेंट रहता है जहाँ से हमारी जीपीएफ वगैरह की स्लिप और रिपोर्ट्स निकलती हैं। एक बार आप हाँ सर, कंफर्म कर वो लीजिएगा। कैट के अंदर है सर वो। जी, वो क्या हाँ अंदर सर, है। कैट के अंदर है, वो सीएजी के अंदर है। हाँ, वो हाँ उसके सर। अंदर का अंतर्गत है, वो उसका पार्ट है। हाँ, हम्म, पार्ट है सर। तो हम्म। ये दोनों चीजों मतलब ये 1976 के बाद वर्तमान के महानियंत्रक सेंट्रल लेखा गवर्नमेंट का ऑडिट। नियंत्रक हाँ एवं सर। महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? ये गिरीश चंद्र मुर्मू सर। गिरीश चंद्र मुर्मू। अब तो बिहार के हैं विशाल, विशाल हाँ, बंसल। वही बात हम कह रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है बताइए, बिहार वाली में और। सर वही, सर वही तो बता रहे हैं सर। तो हर जैसे सीएजी है तो हर जगह एजी अपना बैठाया हुआ है ना सर, हर एजी स्टेट बिठाए में। हुए। ठीक है। हाँ, हम्म अकाउंटेंट जनरल है वो। जी, तो हाँ अकाउंटेंट तो जनरल है। और, हाँ, और एक हो गया कंट्रोलर और एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यस सर, वो जो सेंटर पे है। वो तो सेंटर। हाँ वो लोग और सेंटर पे जो है सर वो ऑडिट कर रहे हैं सिर्फ। जी। और जो स्टेट में है दोनों देखते हैं, अकाउंटिंग भी देखते हैं हाँ और ऑडिटिंग भी देखते हैं। जी, और दो बिल्कुल। है सर, अकाउंटेंट जनरल अलग है और ऑडिटिंग भी जनरल है। हाँ, वही। हाँ इसकी स्थापना हुई थी 1858 में, 1858 में। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी हमारे जो है वो यहाँ है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके कुछ पृथक्करण के बारे में कुछ लोगों ने सकारात्मक तर्क भी दिए और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, तो इतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे कि पक्ष में क्या तर्क दिए और विपक्ष में क्या तर्क दिए। इतना काफी है कि हमें ये समझ में आ चुका है कि अंकेक्षण को लेखांकन से पृथक कब किया गया, किन सिफारिशों के आधार पर किया गया, और उसका उपयोगिता क्या थी। और वो तर्क हमें ये भी समझ में आया कि हाँ, वो अपनी जगह वैलिड था, तो हम इसके पक्ष में ही जाएंगे। ठीक है। लेखा परीक्षण का जो विकास है वो 19वीं शताब्दी में हुआ था और लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण का अपरिहार्य अंग भी है। तो लेन देन के पूर्ण होने के बाद लेखाओं की जांच और लेखा परीक्षण ही लेखा परीक्षण कहलाता है। ठीक है। अब चलिए लौट करके हम फिर से अपने अकाउंटिंग वाले सेक्शन में आते हैं और एक पीडीएफ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फिर हम लोग बाद में ऑडिटिंग वाले में देखेंगे। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। पीडीएफ भी शेयर हो रही है, आप लोग अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। राहुल यस चंद्रन और भानु प्रताप वाली आईडी एक है, कौन है ये? और मनीषा, पूजा, ऋचा, सब लोग ऑन कर लीजिए, बबली भी हैं। सब लोग ऑन रखिए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी सब लोग ऑन कर लीजिए। आप लोगों को ये स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा। तो अब हम लोग यस यहाँ सर। पर यस सर। चर्चा करने जा रहे हैं लेखांकन की शाखाओं की, क्योंकि हम्म। लेखांकन की जितनी भी शाखाएं हैं, ऑडिटिंग किसी भी शाखा से की जा सकती है, जरूरी नहीं तो पर्टिकुलर किसी एक ही चीज की हम लोग करेंगे। तो सर लेखांकन क्या सर, ये अकाउंटिंग है सर। अकाउंटिंग, जी अकाउंटिंग की इनकी शाखाओं की बात चल रही है। और आपने जो कल बात रखी थी ना, जनरल क्या है, लेजर क्या है, इन सब के फॉर्मेट क्या होते हैं, एंट्रीज कैसे होती हैं, वो भी हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। यस सर। चलिए तो। बीच में सर एक हम ये कह रहे हैं ना, जैसे कुछ शब्द है ना, जो टर्म्स हैं आपके हाँ कुछ, सर, हाँ सर। उनको थोड़ा इंग्लिश में भी कर देंगे ना, तो इन लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक क्योंकि है सर। ललन जो है ये थोड़ा इंग्लिश मीडियम से हैं। जी जी, बिल्कुल। और प्रियंका भी होंगी होंगी यहाँ पे, तो अभी वो सर भी हम थोड़ा। अभी हम इसकी टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है, इसके बाद हम फिर उस पे आते हैं, वो पारिभाषिक शब्दावली देख लेंगे। जैसे कि हाँ आपका किराए एवं परचेज रिटर्न से रिटर्न आउटवार्ड क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, तो ये जो कुछ बिल्कुल टर्मिनोलॉजी वो देख। बिल्कुल। सर अब हम देखते राहुल, हैं। क्या हाँ, बाकी सब लोग ऑन कर लीजिए वीडियो भाई। भानु प्रताप करके आईडी जो है वो भी सब लोग ऑन रखिए, ठीक है। ऑन कर लीजिए आप लोग। हाँ वीडियो ऑन रखिए तो। वीडियो ऑन करने में शर्माने जैसा कुछ नहीं है, हम्म। क्योंकि क्या आप है जहाँ कि अब आपके चेहरों को तो पब्लिक लेवल पे आने ही, आप ऐसी जॉब में जाने हम्म, वाले हैं जहां आप हर दिन अखबारों की बिल्कुल सुर्खियां बनने वाली हैं। बिल्कुल। तो अभी से ही आप हम नहीं सुर्खियां बनने जानते की इसलिए हम डाल नहीं ऑन करेंगे, ठीक है। दीजिए। आप लोगों को जाना है, इसलिए आप लोग ऑन रखिए। मनीषा, राहुल, ऋचा, तीनों लोग ऑन कर लीजिए सब लोग, ठीक है। आप कंटिन्यू कर लीजिए सर। तो वित्तीय लेखांकन की जो शाखाएं हैं हमारे, तो देखिए जो लेखांकन की शाखा है उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है
जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं नीचे सामाजिक दायित्व लेखांकन है, कर लेखांकन है, वित्तीय लेखांकन है, प्रबंधकीय लेखांकन है, सरकारी लेखांकन है, लागत लेखांकन है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ फाइल में। इस जगह पे तो ये जो वित्तीय लेखांकन है, यहाँ से तलपट, खाता बही, रोजनामचा और अंतिम खाते। ठीक है। तलपट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस हो गया आपका। खाता बही होगी लेजर, रोजनामचा यानी जर्नल्स, और अंतिम खाते यानी क्लोजिंग अकाउंट्स जो होते हैं, जो साल के अंत में बनाए जाते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन में हम क्या क्या देखते हैं? अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह यानी फंड फ्लो होता है, एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो, फंड फ्लो, है ना। फिर उसकी रिपोर्ट होती है, बजटरी रिपोर्ट, उसका नियंत्रण, सम विच्छेद बिंदु, लागत विधि। अभी हम लोग चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। ऐसे ही सामाजिक दायित्व लेखांकन में हम देखते हैं अच्छी किस्म का उत्पादन, वातावरण स्वच्छ रखने में सहायता प्रदान करना, क्योंकि ये सामाजिक दायित्व है। आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं और वहाँ गंदगी फैली हुई है, वहाँ लोगों की बातें अनप्रोफेशनल हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ढंग से बोल नहीं रहे हैं, वातावरण वहाँ का गंदा है, आपको काम करना अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो सामाजिक दायित्व के लेखांकन में ये चीज है, अच्छी उत्पादन भी अच्छी किस्म का हो, वहाँ का एटमोस्फियर भी अच्छा हो, और इन सब चीजों में सहायता करता है। कर लेखांकन की हम बात करें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ठीक है। तो दोनों के लिए ही आय कर, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, धन कर, बाकी की जितनी भी प्रकार की कर प्रणालियां चल रही हैं वो सभी महत्वपूर्ण होती हैं, वो कर लेखांकन के अंतर्गत आती है। सरकारी लेखांकन की बात करें तो आपका बजट आ गया, संचित निधि आ गई, जिनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा, जिनसे आपका सामना होगा ही होगा। सरकारी लेखांकन जब आप देखेंगे तो वहां आपको अपने जैसे विभागवार बजट बनाने की स्थिति आती है, तो वो सब चीजें आपकी नजर से होकर गुजरेंगी। संचित निधि है तो संजीव निधि क्या होता है सर? संचित निधि का अर्थ होता है, अच्छा आपके पास बैंक अकाउंट है? यस सर। अच्छा, अगर आपकी एक महीने की सैलरी 10,000 रुपए है, ठीक है, और इसमें से यस। आप 6,000 रुपए घर के खर्चे में निकाल देते हैं, अब आपके पास कितना बचेगा? 4 हजार। 4,000 बचेगा। इसको आप सेव करेंगे ना, यस सर। इसको डोनेट तो करेंगे नहीं। तो अब नहीं सर। आगे आने वाले समय में, यानी जो अगला महीना आएगा, ये आपके लिए क्या होगी? संचित निधि होगी आपकी। यस सर, सेविंग। इस आपकी सेविंग हो गई, आपकी संचित निधि हो गई। इसी तरीके से गवर्नमेंट कुछ भी खर्च कर रही है, आय, उसको आय प्राप्त हो रही है, वो व्यय भी कर रही है, लेकिन उसके पास भी तो कुछ संचित निधि होगी। संचित निधि नहीं होगी तो अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंस है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई बीमार हो गया, अब आप 4-4 हजार रुपए करके 4 महीने से जोड़ रहे थे, और 6 महीने से घर का खर्चा चल रहा था, भगवान ना करे कि किसी को कोई तकलीफ होती है, तो हम किस में से खर्चा करेंगे? अपनी संचित निधि में से करेंगे ना। या कोई भी इमरजेंसी आ जाए, घर में किसी की शादी आ जाए, या किसी कहीं हमें बाहर जाना पड़ जाए, तो हम उसमें से प्रयोग करते हैं। तो ऐसी हमारे राज्य को भी कभी आकस्मिक खर्चे आते तो अपनी संचित निधि का प्रयोग करते हैं। संचित निधि हमारे ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो हमें हमें हेल्प करते हैं जब कभी भी हमें जरूरत पड़ जाए। तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं इसे अच्छी तरीके से। आकस्मिक निधि हो गई, इमरजेंसी फंड जो होते हैं, ठीक है। संचित एक सेविंग टाइप का हमारा फंड हो गया, आकस्मिक इमरजेंसी में यूज किए जाने वाले फंड हो गए, सार्वजनिक खाते हो गए, पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद लागत लेखांकन है, तो लागत लेखांकन में हमारा लागत पत्र आता है, इकाई लेखांकन आता है, अभी आगे चलेंगे, ठेका लागत विधि है, परिचालन है, परिव्ययांकन है, प्रक्रिया, और फिर समूह लागत विधि होगी। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं अपने वित्तीय लेखांकन से। सर एक बात पूछनी है। आप पूछते ही रहेंगे तो हम आगे कब चलेंगे? पहले पूरा हो जान दीजिए, फिर एंड में पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप जो पूछ रहे हो सकता है कि वो आगे क्लियर हो जाए। नहीं सर, बस इसी टॉपिक में अच्छा पूछ थोड़ा लीजिए। सा 1 मिनट का बात है। सर जैसे कि लोग पूछ रहे हैं ना कि अकाउंट में कितने प्रकार है, तो सर अकाउंट में 3 टाइप है, ठीक है। हम्म। लेकिन लोग जैसे आंसर मिल रहा है कि सुनने में आ रहा है कि लोग बोलने लग रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल सुनिए अकाउंटिंग है। सुनिए 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 नहीं सुनिए, तो सर अकाउंटिंग और वो तो गलत हुआ ना अकाउंट आंसर ना। नहीं ना, अकाउंटिंग और अकाउंट में अंतर है ना। खाता और लेखांकन वो प्रश्न अलग कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं अकाउंट। अकाउंट 3 प्रकार के हो गए, नाम मात्र के खाते, व्यक्तिगत नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। लेकिन आपने भी क्या शब्द प्रयोग किया? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब हो गया अकाउंटिंग। लेखांकन, है ना। और लेखांकन की कई शाखाएं हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट वगैरह जिसमें आते हैं। तो वो अकाउंटिंग की बातचीत, कितने प्रकार के लेखांकन हो सकते हैं, ये सब इतने सारे कैटेगराइज क्यों हैं? क्योंकि सारी चीजें, जी, सर अच्छा ठीक है, बोल लीजिए सर। वो मैं बोल रहा था थोड़ा इंग्लिश में बता देते हैं, ये जो है। इंग्लिश में ना,
हाँ, ये वित्तीय हो गया, फाइनेंशियल, कर हो गया, फाइनेंशियल। टैक्स, लागत सभी। चलिए, तो वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत क्या होता है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत जो व्यापारिक लेन देन होते हैं उनका नियम अनुसार लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है या उन्हें वर्गीकृत करता है। ये क्लासिफाइड जो आपके लेन देन होते हैं जिन्हें अलग अलग लेखा पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, इन लेन देनों से लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण, जिसे हम चिट्ठा बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं, तो लाभ हानि खाता यानी पी एंड एल अकाउंट, और स्थिति, अब ये मतलब ये कंफ्यूज हुई है पी एंड एल में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, वो सब अभी आगे हम लोग कर लेंगे। अभी आप ये वित्तीय लेखांकन समझ लीजिए कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। फिर पी एंड एल की मदें क्या होंगी, कॉस्ट उसकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट्स में क्या क्या आता है, वो मदें क्या होंगी, वो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देख लेंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि इसका उद्देश्य क्या है वित्तीय लेखांकन का, कि अवधि के जो लाभ हानि के होती हैं उनका पता लगाना होता है, जो निश्चित अवधि में जो उनका फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितनी लाभ हानि उसका पता लगाना, और व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है उसे मालूम करना होता है। किसी ने मैसेज किया है, क्या किया, कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसके साथ ही वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आता क्या क्या है, जर्नल आएगा, लेजर आएगी, ट्रायल बैलेंस आएगा और फाइनल अकाउंट्स आएंगे। जर्नल यानी कि रोजनामचा बोलते हैं हम इसे, जिसमें जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। रोजनामचा यानी रोजना का अर्थ, रोजना मतलब रोजाना, यानी दैनिक जो लेन देन हो रहे हैं उनका जिसमें विवरण लिखा जाता है वो होता है जर्नल। यानी आज रोजना, रोजनामचा सर। रोजनामचा हिंदी में बोलते हैं, है ना। अब हम कोई रोजनामचा पढ़ते हैं। हाँ जी। तो अब आज मान के चलिए किसी ने दुकान खोली और सुबह से शाम तक उसकी जितनी भी बिक्री हुई है और जितनी भी खरीदी हुई है, तो उसको वो पहले एक जगह लिख लेगा। फिर उसको 8-10 दिन तक वो अपने रजिस्टर मेंटेन कर रहा है कि आज मेरा 24 तारीख का आज इतना हुआ, 25 का इतना हुआ, 26 का ये हुआ, 27 का ये हुआ। ये हो गया रोजनामा, डेली बेसिस पे जनरल एंट्री। फिर इसको जाकर के वो लेजर में पोस्टिंग करेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएगा और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट्स बनाएगा, और बाद में पता चलेगा कि उसको फायदा हुआ या घाटा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये था वित्तीय लेखांकन। अभी परिभाषा देखते रहे। अब हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की देखते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन में वित्तीय आंकड़ों को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि जो प्रबंध है उसकी योजना बनाने और नियंत्रण करने के कार्य में सहायता मिले। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। प्रबंधकीय लेखांकन को प्रबंध के लिए लेखांकन भी कहा जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक तो अनुपात विश्लेषण है, सम विच्छेद बिंदु है, प्रमाप लागत विधि है, सीमांत लागत विधि है, बजटरी नियंत्रण है, कोष प्रवाह विश्लेषण है यानी फंड फ्लो और कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह है, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स हो गई, मानवीय संसाधन लेखन आदि शामिल होते हैं। आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इतना डीप में मत जाइए, क्योंकि अगर इतना डीप में जाएंगे तो फिर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट ही बन जाएंगे। ठीक है, बेसिक्स का मतलब है कि आपको ऊपर की चीजें पता हो, क्या प्रबंध की लेखांकन में क्या आता है, वित्तीय लेखांकन किस प्रक्रिया प्रकृति का होता है, बस एक उसकी डेफिनेशन। क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं होगा कि पूरा बैठ के आपसे जन्म कुंडली पूछेगा वो अकाउंट, बस ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संबंध आगे आने वाले समय में इनसे होगा। ठीक है ना। चलिए, लागत लेखांकन की हम बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो लागत लेखांकन का अभिप्राय ऐसे लेखांकन से होता है जिसके द्वारा उत्पादन से संबंधित व्ययों को पुस्तक में लिखा जाता है। अब किसी के यहाँ पे कच्चा माल आया, उत्पादन कहाँ होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई होगी, तो कच्चा माल से पक्के माल में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो उत्पादन कहलाती है। तो उत्पादन से संबंधित व्यय कैसे होंगे, कच्चे माल को लाने ले जाने का भाड़ा होगा, ठीक है, लेबर चार्जेस होंगे, लाइट एक्सपेंसेस होंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस में जो भी उनके खर्चे हो गए, वेजेस हो गई, बहुत सारे खर्चे होते हैं उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करने में। जगह भूमि का भी खर्चा हो सकता है लीज पे या रेंट पे ली गई जमीन हो, कोई भवन बिल्डिंग हुई हो। तो ये जो उत्पादन से संबंधित खर्चे होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखे जाते हैं। इसमें उत्पादन के आय और व्यय को, आय भी और व्यय भी, इस प्रकार लिखा जाता है कि उत्पादन की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सके। प्रति इकाई और कुल लागत में मतलब क्या है, जैसे कि आप समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखते हैं, तो समष्टि यानी समग्र का अध्ययन और व्यष्टि यानी सूक्ष्म इकाई का अध्ययन। तो इसी प्रकार से कोई कारखाना है तो उसमें प्रति इकाई लागत यानी एक एक यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन की कितनी कीमत आई, किसी भी कंपनी में 1000 पेन बने, तो 1000 पेन कुल कितने के बने हैं, ये हो गई कुल लागत, और उसमें एक पेन की कितनी लागत आई, ये हो गई प्रति इकाई लागत। तो इस प्रकार से उत्पादन
की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाए इसमें, कि लागत लेखांकन के अंतर्गत हमारा जो लागत पत्र है, इकाई लेखांकन है, उपकार है या ठेका लागत विधि है, ठेके के माध्यम से, और प्रक्रिया परिव्ययांकन है, परिचालन व्ययांकन है, इन सब लागत लेखा, इन सबको क्या है, लागत लेखा विधि में शामिल किया जाता है। इनके डीप में यानी कि ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इतना बहुत है कि लागत लेखांकन क्या होता है, यानी जहां पर उत्पादन से संबंधित आय और व्यय का लेखा जोखा किया जाए, लागत लेखांकन। ठीक है। कर लेखांकन क्या हो गया, कि वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य होता है किसी संस्था या व्यापार के लाभ हानि खाते और उसकी स्थिति विवरण को बनाकर उसकी लाभप्रदता, यानी उसमें लाभ कितना हुआ और उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, इसके बारे में जानकारी देना। और वित्तीय लेखांकन द्वारा प्रदान की गई जानकारी कर लेखांकन के लिए पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि कर निर्धारण के लिए किसका पालन करना पड़ता है, अधिनियम के प्रावधानों तथा कई प्रकार की रियायतों को मद्देनजर रखना पड़ता है। रियायतें कैसी, कि धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे तो टैक्स में छूट मिलेगी। अब ये चीज वित्तीय लेखांकन में थोड़ी ना उल्लेखित हो रही है कि 80C के तहत कितनी छूट मिलेगी। अगर आपने किसी को डोनेशन दिया किसी इंस्टीट्यूशन को, तो वहां आपके इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। आप जब जॉब करेंगे और आपकी सैलरी 2.5 से 5 लाख से ऊपर टैक्स स्लैब में आएगी, टैक्स स्लैब क्लियर कर लीजिएगा अपने, कितने से कितने के बीच का क्या टैक्स स्लैब चल रहा है, ये पता होना चाहिए। तो आपको जब अपना पैसा बचाना हो, जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप करेंगे, तो उस समय पर आपको क्या करना पड़ेगा, चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे सर हमारा कुछ टैक्स बचवाइए, तो वो आपको एडवाइस देगा कि सर अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी स्कीम के अंतर्गत जो धारा 80C के तहत आपको छूट देती है टैक्स की, तो आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। ठीक है। तो आपने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया सपोज दैट किसी म्यूचुअल फंड में, या LIC में आपने कर दिया, या FD इस प्रकार की जो 80C के तहत छूट देती है उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, और ये इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड चलता है इसमें 3 साल की अवधि का या 5 साल की अवधि का, वैसे तो मिनिमम 3 साल का पीरियड कर दिया है। तो 3 साल के पीरियड के लिए लॉक इन, उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। 1 साल का होता है तो हम निकाल लेते हैं कभी कभी, लेकिन जब आप टैक्स सेविंग स्कीम में आप कोई भी अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं तो वो 3 साल के लॉक इन पीरियड में वर्क करता है, उससे पहले आप पैसे को नहीं निकाल सकते। तो आपका जो पैसा गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट, आपको लग रहा है कि आपका टैक्स माफ हो गया, 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे चलो 10,000 की छूट मिलेगी, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट आपके जो पैसे को 3 साल के लिए लॉक कर रही है किसी भी म्यूचुअल फंड में या डेप्ट फंड में 80C के तहत दी जाने वाली छूट में, वो आपके पैसे को इतनी जगह फ्लोट करेगी कि आपको इसने छूट तो 10,000 की दी है और निकाल लेगी 40,000 उसी पैसे से। क्यों? क्योंकि 3 साल से पहले आपको अलाउड नहीं है पैसा निकालना। और वो जो पैसा है वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में, प्राइवेट जो सेक्टर्स में जहां पर गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट करती है, जब आप देखेंगे गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होते हैं, किन किन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं, जो गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वहां से गवर्नमेंट अपना पैसा बनाती है। तो हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा होता है उस पर कुछ मात्रा में हमें रियायत मिलती है और कुछ मात्रा में गवर्नमेंट भी उसका लाभ लेती है। ठीक है। और वैसे इस मामले में तो सर आ गए हैं क्या यहाँ पे, मुझे जानकारी नहीं है गोपाल सर आए हैं कि नहीं। बाकी गवर्नमेंट किन किन किस किस तरीके से लाभ प्राप्त करती है इन्वेस्टमेंट करके, सब बहुत अच्छे से आप क्लियर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। सर तो सामाजिक दायित्व क्या है सर इंग्लिश में? आगे चल रहे हैं ना सर। इन्हें इंग्लिश में सर नाम सर। सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी, ऐसी अकाउंटिंग जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन करती है। चलिए, तो अब हम बात सर कर। अच्छा अच्छा सर ये, अच्छा ये जो हम लोग पंचायती राज में करेंगे तो इसमें से तो 3-4 ही कर पाएंगे ना सर जिसपे हम लोग ऑडिट करेंगे? नहीं तो पंचायती राज का मुद्दा तो अलग हो गया ना, अभी तो हम लोग अकाउंटिंग की बेसिक्स में देख सर रहे वो हैं। पूछ पूछ सकते हैं ना कि अकाउंटिंग से कौन से टाइप्स में आएंगे, मतलब ऑडिटिंग करोगे तो ये वो? लेखांकन चल रहा है, ये ऑडिटिंग का पार्ट नहीं है ना, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। आप थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं, अंकेक्षण लेखांकन से अलग है, क्योंकि अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है वो लेखांकन के बाद प्रारंभ सर होती है। मैं बोल रहा हूँ सर जो प्रोफाइल तो ऑडिटर का ही है ना सर, वो तो वो पूछ सकते हैं ना कि मतलब अगर पंचायती राज में गए तो क्या क्या ऑडिट करोगे इसमें जी से, जी। वही पूछ रहा हूँ मैं सर। कैसे ये तो करेंगे, ठीक है सर, कैसे करेंगे वित्तीय का आप कर बताओ। सकते हैं, कर का हम्म कर सकते हैं, हम्म और सरकारी लेखांकन सब में भी उतना हम्म पता नहीं चल रहा गवर्नमेंट से रिलेटेड हम्म योजना होगा। तो सरकार सामाजिक की। दायित्व का भी होगा, ठीक है ललन, हम्म, हाँ सर। उसके बारे में हम बताएंगे। अभी सामाजिक पर भी होता है, वो हम हाँ। बताएंगे। एक दिन आप लोगों को बताए थे, राहुल आपको याद हो, एक दिन हमने बताया था अब सामाजिक दायित्व तो कैसे निभाते हैं हम। एक ऑडिटर जो होता है वो सामाजिक दायित्व तो कैसे निभा सकता है, वो हमने सर आप लोगों ये को, याद है। है ना, तो हम उसको हम्म, बताएंगे। पहले ये चलने दीजिए, ठीक है अब ललन। जैसे भेज देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेज देंगे सर।
अब जैसे सरकार की कोई भी ग्रामीण पंचायती राज में कोई स्कीम चली, फॉर एग्जांपल मनरेगा चल रही है, मनरेगा में गवर्नमेंट कितना बजट देती है, कितना खर्चा करती है ना, तो ऐसी अंधाधुंध थोड़ी करेगी। ऑडिटर का काम है कि वो इन चीजों की जांच पड़ताल करे कि पैसा सही जगह आया है और सही जगह लगा है या नहीं लगा है, इसकी एक रिपोर्ट बना करके दी गवर्नमेंट। तो बहुत कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल किसी ने कहा था कि बस इतनी सी पावर है हमारे पास। ऑडिटर के पास वो पावर है कि सब लोगों को ईमानदारी से नौकरी करना सिखा दे और अपनी ईमानदारी के साथ दूसरे को ईमानदार बना दे। आपकी जरा सी फटकार से बेईमानी करने वाले जो है ना, थर थर कांप जाएंगे, क्योंकि पता है अगर इन्होंने ऊपर नेगेटिव रिपोर्ट दे दी ना, तो सरकारी नौकरी बैंड बज जाएगी, नौकरी ही चली जाएगी सरकारी, अगर आपने गलत रिपोर्ट दे दी। क्योंकि आप जिस चीज का आप अंकेक्षण कर रहे हैं, उसका सब कुछ आपके हाथ में है और आप उसके ओनर हैं, और जब आप उसके बारे में गलत रिपोर्ट देंगे तो सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो काफी सारे तरीके से बचने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है। चलिए, सर कुछ कह रहे थे, आप बाद में कह दीजिएगा, पहले इसे पूरा कर लें फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे हैं। कर लेखांकन हमारा ये था कि वित्तीय लेखांकन द्वारा प्रदान की गई जानकारी जो है वो कर लेखांकन के लिए पर्याप्त नहीं होती, और कर के निर्धारण के लिए अधिनियम और प्रावधान और कई प्रकार की रियायतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अतः कर लेखांकन के अंतर्गत आता क्या क्या है? एक तो आएगा आपका इनकम टैक्स। ये आपके जो इन अकाउंटिंग होती है ना, कर लेखांकन वाला जो हमारा पार्ट है, इसके अंदर हमारा इनकम टैक्स आता है, सेल्स टैक्स आता है, आपका प्रोडक्शन जो मनी है वो आ जाएगी, उत्पादन शुल्कम जिसे बोलते हैं, और धन कर आता है। ठीक है, इन चार चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। और जब आप इसी पर एक पढ़ेंगे तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जब आप सीए वाली बुक्स को उठा के देखेंगे तो इनकम टैक्स की अपनी कम से कम 1000 पन्नों की किताब है। सेल्स टैक्स पे आपको काफी कुछ कंटेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि चीजें बहुत छोटी सी और एक दिन में हो जाएंगी, इसके लिए बहुत डेप्थ नॉलेज। लेकिन हम लोग को सीए थोड़ी ना बनने जाना, हमें बस पता होना चाहिए कर लेखांकन के अंतर्गत आयकर, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, धन कर आता है। चलिए, सरकारी लेखांकन अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी लेखांकन स्थानीय निकाय, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के द्वारा जो लेखांकन किया जाता है उसे सरकारी लेखांकन कहते हैं, जिसे आप लोग करेंगे, जिसकी आप लोग अंकेक्षण करेंगे। तो सरकारी लेखांकन जो वित्तीय लेखांकन से भिन्न होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य तो लाभ और हानि प्राप्त करना हो सकता है, लेकिन सरकार का उद्देश्य लाभ और हानि प्राप्त करना नहीं होता। सरकार का उद्देश्य जन कल्याण करना होता है, लोक हित के लिए कार्य करना होता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाना होता है। सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है, जो भी कार्य कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जनहितार्थ कर रही है। तो इसलिए सरकारी लेखांकन जो वित्तीय लेखांकन से थोड़ा भिन्न होता है। सरकारी लेखांकन में बजट आ गया आपका, संचित निधि जिसे इंग्लिश में आपने बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, आकस्मिक निधि जिसे हम बोलते हैं कंटेंजेंसी फंड। आपने कई बार इस टर्म तो सुना भी होगा कि कंटेंजेंसी फंड से हम धनराशि को निकाल लें, है ना। तो तथा सार्वजनिक खाते यानी पब्लिक अकाउंट्स, ये इसके अंतर्गत आते हैं। जिसमें सरकारी लेखांकन में क्या क्या आ गया? बजट आ गया, कंसोलिडेट फंड आ गया, कंटिजेंसी फंड आ गया, और पब्लिक अकाउंट आ गया। हिंदी में हो गया संचित निधि, आकस्मिक निधि, सार्वजनिक खाता और बजट। सामाजिक दायित्व लेखांकन की हम बात करें तो सामाजिक दायित्व लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यवसाय द्वारा समाज के प्रति की गई सेवाओं की पहचान की जाती है और उनके विषय में जो है वो सूचनाएं भी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो अब आपका काम भी क्या होगा? समाज को जो सरकार क्या कर रही है, सेवाएं तो दे रही है, तो समाज के प्रति दी जाने वाली जो जितनी भी सेवाएं हैं फ्री में तो होंगी नहीं, गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी योजना हो, लेकिन उसका अंकेक्षण तो करना जरूरी है, सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो सामाजिक दायित्व है वो हमारे बन जाते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारा निकाय है वो समाज के प्रति दी गई सेवाओं की पहचान करता है, उनके विषय में सूचियां बनाता है, और जैसे अच्छी किस्म का उत्पादन हो गया या वातावरण में स्वच्छ रहने में सहायता प्रदान करना है, तो ये सब कुछ चीजें हैं। वातावरण में स्वच्छता, अब आप बात करेंगे, आपने वो देखा ना स्वच्छता सर्वे चल रहा है आजकल, वो स्वच्छता अभियान चल रहा है मोदी जी का। आप बताइए, स्वच्छता अभियान में पैसा खर्च नहीं होता? गवर्नमेंट की जो गाड़ियां चल रही है नगर पालिका के द्वारा, उसमें पेट्रोल भी जाता होगा, जो व्यक्ति उस गाड़ी को चलाता है उसको भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता होगा। ये गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है? अपने घर के लिए थोड़ी कर रही है, आपके और हमारे लिए कर रही है। तो ये क्या है? ये सार्वजनिक सेवाएं हैं, और इनके ये हमारी ये गवर्नमेंट के जो है वो सामाजिक दायित्व के रूप में से लेती और निभा रही है। और आप जब गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएंगे तो जो समाज के दायित्व, समाज के प्रति जो सरकार का दायित्व है वो आपका बन जाएगा। अभी आप एक आम नागरिक हैं तो सरकार आपके प्रति दायित्वों का निर्वहन कर रही है, लेकिन जब आप शासन के अंग बन जाएंगे, उसके हिस्से बन जाएंगे, तो फिर शासन की जिम्मेदारियां आपकी हो जाएंगी। छोटा सा एग्जाम्पल,
जब तक लड़की की शादी नहीं होती जिम्मेदारी माता पिता की होती है, और जब लड़की की शादी हो जाती है तो माता पिता जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, और जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? उसकी, जहाँ शादी हुई होती है उस फैमिली की, चाहे उसका हस्बैंड हो या उसके अदर जो रिलेशंस होते हैं जहाँ शादी हुई होती है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो वही है, अब आप सरकार के रिश्तेदार बनने जा रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारियां भी आपके कंधों पे आएंगी। ठीक है ना? सरकार आपके प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर रही है, सॉरी, सरकार आपको आपके अधिकार दे रही है ऑडिटर बनने के बाद, तो आपको अपने कर्तव्य पूरे करने पड़ेंगे सरकार के प्रति। तो इस तरीके से हम सामाजिक दायित्व की भूमिका को देखते हैं। चलिए, तो जब हम लेखांकन में रुचि रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे विनियोक्ता हो गया, इन्वेस्टर हो गया, ओनर हो गया, मैनेजमेंट करने वाला प्रबंधक हो गया, क्रेडिटर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, इसमें बैंक भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं, एडवोकेट्स भी आते हैं, फाइनेंशियल करस्पॉन्डेंट भी आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी आते हैं। लेखांकन के उद्देश्यों को केवल एक ब्रीफिंग में देख लीजिए। लाभ हानि की गणना करना लेखांकन का उद्देश्य होता है। वित्तीय स्थिति की जानकारी लेना, रुचि रखने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को सूचना प्रदान करना, और इसके अलावा कुछ अन्य उद्देश्य जैसे ग्राहकों से कितना रुपया लेना देना है, लेनदारों को कितना रुपया देना है, व्यवसाय में कितनी रोकड़ बची हुई है, माल का स्टॉक कितना है। तो ये थोड़ा सा हमारे व्यवसाय के स्तर पे हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इन चीजों को देख लेते हैं। पीडीएफ का पेज हम आगे बढ़ाएं। अकाउंटिंग साइकिल तो आप जैसे देख ही रहे हैं, सबसे पहले लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, यानी जनरल में एंट्री किसकी होगी? जिसका लेन देन किया गया होगा। तो पहले लेन देन हुआ, उसके बाद आप जर्नल में एंट्री हुई, जर्नल बनने के बाद फिर उसका खाता बही में उसको एंटर किया गया, फिर उसका तलपट बनाया गया, ट्रायल बैलेंस, फिर उसका व्यापारिक लाभ हानि खाता यानी P&L अकाउंट बना, और चिट्ठा बना, जिसको आप ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या मदें आती हैं ये हम लोग देख लेंगे। लेखांकन के सिद्धांतों में एक तो परिवर्तनीयता का सिद्धांत होता है, आधारभूत मान्यता और आधारभूत सिद्धांत भी होते हैं। ठीक है, इतना सफिशियंट है, आपको किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप काफी अच्छे से समझा पाएंगे अगर कोई ऐसी आपसे चीज पूछ ली जाती है। हम्म। अच्छा, लेखांकन प्रमाप जानते हैं क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन जो प्रमाप होते हैं यानी स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं कमेटी के द्वारा। तो इनमें क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति द्वारा ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे 24 कैरेट गोल्ड है, तो इसके लिए भी तो एक मानक बनाया गया है कि गोल्ड कैसा होना चाहिए, 24 कैरेट, उस पर इसकी होल मार्क का होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ऐसी अकाउंटिंग के लिए भी स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति के द्वारा बनाए गए हैं। और ये लेखांकन प्रमाप समिति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इसके द्वारा अब तक 41 अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप जारी किए गए हैं। इनमें आपका लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण है, जैसे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ऐतिहासिक लागत प्रणाली है, एकीकृत वित्तीय विवरण है, मूल्य ह्रास लेखांकन है। तो इस प्रकार से हमारे कई जो है वो 41 लगभग लेखांकन प्रमाप है। ठीक है, भारत में लेखांकन प्रमापों में भी कुछ इसमें आ जाते हैं, काफी सारे हैं। लेखांकन चक्र पे हम आ जाएं तो वही आपने भी समझ ही लिया, अकाउंटिंग साइकिल, लेन देन हो गया, जनरल हो गया, लेजर हो गया, और व्यापारिक लाभ हानि खाता हो गया। सबसे पहले क्या होता सर है? लेजर से डिटेल में बता दीजिए। चलिए, रोजना सबसे पहले हम जर्नल को देखें। सबसे जी। पहले तो हम स्टार्टिंग साइकिल में देखें कि लेखांकन प्रक्रियाओं का वो क्रम जो लेखांकन अवधि के दौरान बार बार हमें दोहराना पड़ता है, हर बार करना पड़ेगा। साइकिल का मतलब क्या होता है? चलती रहे, घूमती रहे पहिया। तो ऐसा नहीं है कि ये एक बार की प्रक्रिया है। जब तक आपका व्यवसाय चल रहा है, जब तक आप किसी निकाय में स्थित हैं, तब तक ये प्रक्रिया आपको करनी ही पड़ेगी। तो सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है ये। तो शुरू होती है अकाउंटिंग से, और बैलेंस शीट पर आपकी, फाइनल अकाउंट्स पर आपकी एंड होती है। तो किसी भी व्यवसाय के लेखांकन चक्र में निम्नलिखित 6 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आपका होता है रोजनामचा में एंट्री, यानी जनरल एंट्री करना। तो प्रत्येक लेन देन को उसे जनरल अथवा उसकी सहायक बहियों में लिख लिया जाता है। फिर उसकी खतौनी की जाती है, पोस्टिंग की जाती है। तो जनरल अथवा सहायक बही में जो लेन देन लिखे गए होते हैं, उन्हें खाता बही में खोले गए संबंधित खातों में लिखा जाता है। तो खाता बही में प्रत्येक खाता अलग अलग खोला जाता है, और इन्हें खाते को डेबिट अथवा क्रेडिट पक्ष में लिखने की क्रिया जो है वो पोस्टिंग कहलाती है। अब लेजर में क्या है देखिए,
जब हम लोग जनरल एंट्री कर रहे थे, अभी हम लोग सैंपल देखेंगे, जब हम लोग जनरल एंट्री कर रहे थे तो सारी चीजें एक साथ लिख रहे थे, माल क्रय हुआ, माल विक्रय हुआ, क्रय वापसी हुई, विक्रय वापसी हुई। इस डेट में हमने पूरी एक लाइन से सारी चीजें लिख दी। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर में जब हम लोग आते हैं तो हर चीज का अपना एक खाता बनता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज अकाउंट, इसमें परचेज से संबंधित आपने एंट्री कर दी, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट। फिर हो गया सेल्स अकाउंट, तो विक्रय से संबंधित आपकी एंट्रीज हो गई, फॉर्मेट देख लीजिएगा बाद में, अभी समझ लीजिए। फिर उसके बाद क्रय वापसी हो गई, उसके बाद विक्रय वापसी अलग से खाता बन गया। अब ऐसे समझिए, घर में हमारे 10 सदस्य हैं, ठीक है। घर में कौन क्या करता है इसका एक समग्र हम एक जगह पर लिख लें, तो ये हो गया एक तरीके से जर्नल का मामला, कि सबकी चीजें हमने लिख ली कि ये व्यक्ति ये कर रहा है, 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 कॉमन सी बात लिख ली, ठीक है। कोई घूमने जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, तो हमने सबका एक कॉमन पेज में बना के लिख लिया। लेकिन अब हम अगर उसका पर्टिकुलर नेम लिखें कि भैया राम है, ये स्कूल पढ़ने गया, तो राम का, अब राम की पूरी दिनचर्या लिखी हमने कि राम पहले स्कूल पढ़ने जाता है, फिर घर आता है, फिर लंच लेता है, फिर उसके बाद अपना होमवर्क करता है, तो ये राम की दिनचर्या हो गई। अब घर में दूसरा बच्चा भी था श्याम, तो श्याम के नाम से एक खाता बन गया, श्याम ने क्या किया, सुबह से शाम तक उसकी दिनचर्या लिखी। उसके बाद फिर तीसरा था, तो उसका भी लिख लिया। तो लेजर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीजों का नाम बना करके और उनसे संबंधित जो उनकी क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज हैं, उनकी एंट्री कर रहे हो। लेकिन जर्नल के केस में हम क्या कर रहे थे, सारी चीजों को एक साथ लिख रहे थे, ठीक है। अभी आप सैंपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो खतौनी करने में क्या होता है, जर्नल अथवा सहायक बही में लिखे गए लेन देनों को खाता बही में खोले गए संबंधित खातों में लिख लिया जाता है, और खाता बही में प्रत्येक खाता अलग अलग खोला जाता है, और इन्हीं खातों को हम डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखने की जो क्रिया है, डेबिट वाली चीज डेबिट में और क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट में, यही चीज पोस्टिंग कहलाती है लेजर में। शेष निकालना हम किसे कहते हैं, खाता बही के प्रत्येक खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का जो अंतर निकलता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं, शेष कहते हैं, ठीक है। तलपट बनाना, ट्रायल बैलेंस, यानी जो हमारे लेजर में खाते खोले जाते हैं, इन समस्त खातों का डेबिट और क्रेडिट जो शेष होता है, डिफरेंस जो बच के आएगा, उसकी एक सूची बनाई जाती है, जिसे हम तलपट कहते हैं। और तलपट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, अंक गणितीय शुद्धता की जांच करना, केवल खाते की शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, आय व्यय विवरण खाता। इस अवस्था में व्यापारिक और लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, यानी एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इसका फॉर्मेट बाद में देख लीजिएगा, ताकि व्यवसाय का लेखांकन की अवधि का और लाभ, मतलब जो व्यवसाय की लेखांकन अवधि है, इसमें कितना लाभ हुआ और हानि हुई, इसको हम पता कर सकें। और फिर बाद में आती है आपकी सबसे लास्ट में बैलेंस शीट, स्थिति विवरण, चिट्ठा जिसे बोलते हैं। तो लेखांकन चक्र की अंतिम अवस्था में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है, इसे ज्ञात करने के लिए स्थिति विवरण बनाया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, जो हमारा बैलेंस शीट होता है उसे इक्वल किया जाता है, लायबिलिटीज और असेट्स दोनों को इक्वल रखा जाता है, ठीक है। लायबिलिटीज अगर ज्यादा हो रही हैं, अगर एसेट्स कम हो रही हैं, दोबारा से पूरी मिलान किया जाएगा, और अंत में उसे ला करके बराबरी पर ही उन्हें रखना पड़ेगा। क्योंकि लायबिलिटीज ज्यादा हुई तो समस्या, असेट ज्यादा हुई तो समस्या, असेट ज्यादा हुई तो इनकम टैक्स रेट मार देगी, क्यों भैया रेट पड़ गई, घर में क्या हो गया। और लायबिलिटीज ज्यादा हुई तो आप डूब गए, दिवालिया घोषित करना पड़ जाओगे। तो दोनों को समान रखा जाता है, ना तो हम अपने आप को ज्यादा पैसे वाला बता सकते हैं, और ना ही हम अपने आप को दिवालिया बता सकते हैं। तो बैलेंस शीट को हमें क्या करना है, समान करके चलना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसका फॉर्मेट देख लीजिए, रोजनामा यानी जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। एक सेकंड, ये देखिए, ये है रोजनामा चार्ट, स्पेसिमेन ये है इस तरीके से। यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स यानी क्रय विक्रय और जो भी एंट्री होती हैं, परचेज सेल्स की हो गई, और उसके बाद आपकी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो भी वाउचर आएंगे वो एंट्री हो जाती है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी आप अपने लेजर के अंदर जो क्रमांक डालेंगे वो लेजर फोलियो में डल जाता है, कि यहाँ हमने ये वाली एंट्री इस लेजर के अंतर्गत इस पेज नंबर पे की है। फिर यहाँ अगर डेबिट है तो डेबिट अमाउंट, और क्रेडिट हुई है कोई चीज तो क्रेडिट अमाउंट आ जाती है, ठीक है। तो खाते का वर्गीकरण देख रहे थे पर्सनल अकाउंट्स में, और आपके नाम मात्र खाते में, और वास्तविक खाते में। तो थोड़ा सा रोजना मचा को एक बार देख लीजिए। अनुराग सर, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बता दीजिएगा हमें, अनुराग सर। हाँ ये कुछ फॉर्मेट एक बार सर दिखाए, सर फॉर्मेट एक बार दिखाइएगा। जी फॉर्मेट एक बार दिखा दीजिए इन सबको। और अजय सर हैं? जी सर, तो फिर हम अपने आप को अभी स्टॉप करें। सर अकाउंट तक बता दीजिए, सर अकाउंट। अभी चलने नहीं, दीजिए।
हाँ, 10 पहले मिनट हमें और। परमिशन लेने दीजिए सर, लल्लन जी। सर नहीं बताइए। नहीं, अच्छा, थोड़ा 10 सा। मिनट। ठीक। हाँ देखिए, ये जो हमारा फॉर्मेट है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए, अब इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर डेबिट अकाउंट है ना, डीआर सर वो? डीआर माने डेबिट और सीआर माने क्रेडिट। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार व्यापारिक जो हमारे लेन देन होते हैं, इन्हें लेखा करने के लिए तीन वर्गों में बांटा जाता है। एक तो आपके प्रारंभिक लेखे होते हैं, जिन्हें हम ओरिजिनल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद श्रेणियों का विभाजन या वर्गीकरण, और फिर अंतिम खाते बनते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक लेखों की बात करेंगे। ठीक है। तो बही खाता, बुक कीपिंग तथा लेखा कर्म यानी अकाउंटेंसी की पहली सीढ़ी है। बुक कीपिंग क्या है? जहां पर हम बहियों को मेंटेन कर रहे हैं। आप किसी दुकान पे जाएंगे ना, स्टेशनरी की दुकान पे भी जाएंगे ना, छोटी सी दुकान यस होगी सर। उसकी, लेकिन उसकी बहियों की आप जब दिवाली के दिन लाइन देखेंगे ना, आप कहेंगे अरे मर गए, इतना सारा अकाउंट रखते हो तुम। 6 महीने में ढेर का ढेर लग जाता है उनकी दुकान को। आजकल टैली चल गया है, मार्ग चल गया है, तो प्रोफेशनल सारा सिस्टम हो गया है, तो आजकल कंप्यूटर पे सब हो जाता है, बहियों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं आई थी, टैली वगैरह सब नहीं चलती थी, तो मोटी मोटी आपने देखी होगी, उस पर रेड कलर की जिल्द रहती थी, पीले पीले पन्ने होते थे, और उस पर कुछ क्रॉस टाइप की सिलाई लगी रहती थी, जिस जो काम मुनीम जी करते थे सर शुरू बुक शुरू। कीपिंग जर्नल भी बोल सकते हैं ना इसको? बही खाता और लेखा कर्म। अब चलिए पहले आगे, है ना। तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये पहली सीढ़ी है, और इसके अंतर्गत हम रोजनामचा यानी जो जनरल होती है, प्रारंभिक लेखे की प्रथम पुस्तक अथवा हमारी बही होती है, यानी साधारण शब्दों में वो बही जिसमें लेन देन को सबसे पहले लिखा जाता है। तो जनरल एंट्री में जो भी चीज हो रही है दैनिक स्तर पे, उससे हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। यही हमारा रोजनामचा और जनरल कह रहा है। ठीक है। और बही खाता क्या होता है कि बही खाता का जो उद्देश्य होता है, वो सभी सौदों को उचित ढंग से खाते में लिखना होता है। ये इसका उद्देश्य है, चाहे आप इसे पुस्त पालन कह लीजिए या बही खाता कह लीजिए। और लेखा कर्म का उद्देश्य होता है बही खाते में लिए गए व्यवहारों का विश्लेषण करना और उसकी भावी नीतियों का निर्धारण करना। ठीक है। जो खतौनी की अगर हम बात करें, तो पुस्त पालन का कार्य जो होता है, वो जर्नल में दर्ज सौदों को अलग अलग खातों में लिखना होता है, जो हम जर्नल में एंट्री करते हैं। और लेखा कर्म में जो खतौनी होती है, लेजर, उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। ठीक है। और बही खाते का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि सौदों को जर्नल में लिखना और खाता बही में खतौनी करना, योग करना और उसका डिफरेंस निकालना और फिर खाते बंद करना, ये सारे कार्य किए जाते हैं। जबकि लेखा कर्म का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होता है, और बही खाते के कार्य के अतिरिक्त अंतिम खाते तक करने की जो प्रक्रिया है, और फिर लेखों का एडजस्टमेंट करना है, यानी डिफरेंसेस आ रहे हैं उनका एडजस्टमेंट भी तो करेंगे, तो विश्लेषण करना, फिर उनका निष्कर्ष निकालना। तो ये सब चीजें लेखा कर्म के अंतर्गत काफी एक ब्रॉड रूप से देने लगती हैं। तो एलसी क्रॉकर कहते हैं कि रोजनामचा एक ऐसी पुस्तक है जो व्यवहारों का इस रूप में वर्गीकृत करने या छांटने के लिए प्रयोग की जाती है, जिनसे खाता बही में एंट्री करने में सुविधा बनी रहे। ठीक है। चलिए, अब सर हम एक सर एग्जांपल देखते हैं। बुक कीपिंग और जर्नल में क्या अंतर है सर? जर्नल भी तो वही कर रहा है ना सर, सेम। बुक बुक कीपिंग फिर क्या है? कीपिंग, हाँ, बुक कीपिंग जो है वो हम जर्नल के माध्यम से ही तो ना रख रहे हैं। बुक कीपिंग यानी बही खाते बनाना। अब बही खाते को आप जर्नल के रूप में ही तो रख रहे हैं। जर्नल एक प्रकार का फॉर्मेट है। हाँ फॉर्मेट। हाँ, वो एक फॉर्मेट है जिसमें हम अपनी चीजों को डेबिट और क्रेडिट मदों में लिख रहे हैं। ठीक है। तो जो हमने बहियों में मेंटेन किया है, उसे हम जर्नल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जो हमारे खाते हैं ना, अलग अलग से यस। क्रय खाता, विक्रय खाता, जितने भी अलग अलग प्रकार के खाते हैं, उसमें जो डेबिट और क्रेडिट की मदें हैं, उन्हें एक तरफ से एक लाइन से सीक्वेंशियल वे में हम डेट वाइज एंट्री करते हैं। अभी कैसे करते हैं वो देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप आगे चलेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। ये आप देख लीजिए, व्यक्तिगत खाते होते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं, और वास्तविक खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति के नाम से संबंधित हो जाते हैं। और इसके बाद ये जो हमारा आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मार्च 2002 को निम्न व्यवहारों से, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, एक रोजनामचा बनाइए यानी जर्नल बनाइए, जिसे खाता बही में लिखना है और तरपट तैयार करना है। अब देखिए, ये होती हैं आपकी जर्नल एंट्रीज। अब ये मत देखिए कि जर्नल एंट्री है। आप एक व्यापारी हैं, सबसे पहली बात भूल जाइए कि आप जनरल एंट्री कर रहे हैं। आप एक व्यापारी हैं, और रोक आपको एक, जो भी आपको बिजनेस अच्छा लगता हो, आपने वो व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ करने के लिए आपको पूंजी लगानी पड़ेगी,
पूंजी के लिए आप क्या करेंगे, आप बेरोजगार प्राणी हो तो पापा से बोलेंगे पापा मुझे 25,000 रुपए दे दीजिए, मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, मुझे एक ऑफिस खोलना है छोटा सा। पापा कहेंगे हाँ बेटा ले जाओ आप। अब देखिए पहली एंट्री क्या बनी, रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये आपकी क्या है, कैपिटल है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। अगर आप व्यापार में पैसा लगा रहे हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट में गिना जाता है, इसलिए हम इसे कैपिटल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उससे उसको आप क्यों लगा रहे हैं, भविष्य में आप उससे लाभ कमा सकें। तो लाभ कमाने के प्रयोजन से प्रारंभ किया गया कार्य व्यापार कहलाता है, और इसके लिए आप जो पूंजी लगाते हैं वो आपका खर्चा नहीं है। आप घूमने फिरने में, कपड़े खरीदने में, खाना खाने में, मॉल जाने में, शॉपिंग करने में खर्चा नहीं कर रहे हो। आप उस 25,000 को 1 लाख बनाना चाहते हो एक महीने के अंदर, इसलिए आपने वो 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय प्रारंभ करता है तो एक ही मानसिकता से प्रारंभ करता है कि मुझे लाभ ही होगा, हानि तो होगी ही नहीं। हानि के उद्देश्य से कोई व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ नहीं करता या कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करता। और इससे अगर हम गवर्नमेंट पर अप्लाई करें तो गवर्नमेंट कोई भी योजना बनाती है, कभी ये ध्यान में रख के नहीं बनाती कि मेरी ये योजना फेल हो जाएगी। गवर्नमेंट जब भी कोई योजना बनाती है वो यही सोचकर बनाती है, एक तो ये जन कल्याणकारी होगी, इससे अधिक से अधिक जन समुदाय को लाभ होगा और ये योजना सफल होगी। आपने कुछ अभी गवर्नमेंट की स्कीम्स देखी होंगी, आपके बिहार वगैरह राज्य में कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की फेल हुई हैं, लेकिन जब वो स्कीम शुरू हुई थी गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ उसे शुरू किया था। किसी कारण से भविष्य में फेल होती है एक अलग बात है, लेकिन शुरुआत तो लाभ के उद्देश्य से ही हुई है। इसको हम बस वहां कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये आपकी एंट्री यहाँ कैसे जाएगी जनरल एंट्री में, कैश टू कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज आपकी डेबिट हो गई, और आपकी आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट, जो हमारे उसके जो रूल्स रहते हैं जनरल एंट्री के, तो उसके तहत ये हमारा डेबिट पार्ट हो गया कैश। ठीक है, क्योंकि हमारा कैश जा रहा है और हमारे पास क्या है, कैपिटल है। तो ये हमने कैश जो गया है वो डेबिट किया है 25,000 रुपए, और चूंकि दोहरा लेखा प्रणाली है और दोनों पक्षों में हम एंट्री करते हैं, तो ये जो है वो हमारी क्या होगी, क्रेडिट अकाउंट अमाउंट में भी हम इसे शो कर रहे हैं। अब बताइए परचेज की जो एंट्री 10,000 की, से किस तरीके से देखते हैं आप, कैसे करेंगे। परचेज मतलब माल खरीदना होता है ना सर? एंट्री कैसे करेंगे, व्यापार में आने खरीदना है वाली तो चीज, व्यापार में आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। अब परचेज कैसे अकाउंट और कैश अकाउंट, और ये आपका क्या परचेज है, अकाउंट डेबिट टू कैश जी, अकाउंट। अब ये आपका रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता। ठीक है, वास्तविक खाते की दशा में जो मदें होती हैं, जैसे धन है, माल है, संपत्ति है, ये व्यवसाय में आती हैं, और तो उस सर धन, परचेज मेरे पास माल, मेरे पास गुड्स मेरे पास आ रहा है तो उसको जी, तो तो आने क्रेडिट वाली करेंगे चीज ना? डेबिट हो गई, हाँ आने डेबिट वाली हो गई। आने वाली चीज डेबिट, और जाने तो वाली जाने चीज वाली क्रेडिट। क्रेडिट देखिए हो गया। अगर वो आपसे पूछेंगे ना, तो एक इंटरव्यू हुआ था हमारा, हम उसमें गए थे, तो उन्होंने हमसे सिर्फ ये नियम पूछा था, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बताइए। तो पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, आने हम्म। वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। ठीक है, और आपका जो एक्सपेंसेज और लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और इनकम एंड गेन्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। बस केवल ये सिंपल से 3 रूल होते हैं, इनके आधार पर सीधा पूरी जनरल कॉन्सेप्ट एंट्री है कि डिपेंड होगी। सीधा कॉन्सेप्ट है सर कि मेरे पास माल आ रहा है, पैसा मेरे से जा रहा है। हम्म, तो यही चीज ठीक है सर। हाँ जी। तो जैसे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, इंग्लिश में भी समझ लीजिए, डेबिट व्हेन कम्स इन एंड क्रेडिट व्हेन गोज आउट। और उसके बाद है हमारा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड गेन्स। तो आपके मन में जो प्रश्न था ना वास्तविक खाता क्या होता है, तो वास्तविक खाता जो होता है, रियल अकाउंट, वो माल के संबंध में होता है, धन के संबंध में होता है, संपत्ति के संबंध में होता है, तब वो रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर माल आया है तो क्या हो गया, परचेज टू कैश हो गई। अब बात आती है माल बेचा, अब देखिए एंट्री सही है कि नहीं, तो परचेज टू कैश आपकी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आया हमारा, माल बेचा गया, कितने का बेचा गया, 5,000 रुपए का। तो ये भी कैसा है, हमारा वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है, आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट, तो जा क्या रहा है, माल जा रहा है। क्या हो गई एंट्री बताइए, कैश अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो टू जाएगा सर। कैश टू सेल्स हो कैश जाएगी अकाउंट डेबिट पांच टू हजार गुड्स। रुपए
कैश टू सेल्स हो जाएगी हमारी यहाँ पे एंट्री 5,000 की, क्योंकि माल बेचा है तो जाने वाली चीज हमारी और आने वाली चीजें हमारी जो फॉर्मूला है इसके आधार पर हम इसे पुट कर लेंगे। मोहन से माल खरीदा, अब यहाँ पे नाम आ रहा है तो क्या एंट्री होनी चाहिए? परचेजिंग में आएगा सर ये। मोहन से माल ये खरीदा। डेबिट में जाएगा ना सर ये। कैश होगा, परचेज टू कैश है क्या? हाँ सर, परचेज टू मोहन है। क्यों होगा मोहन? सर क्योंकि नाम पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, इसलिए उसको क्योंकि लिया जाता पर्सनल है, नाम अकाउंट को में आ लिया जाता है जी, आपको ये चीज क्लियर है, पर्सनल अकाउंट में आ गया इसलिए उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। और अच्छा। मोहन से सॉरी सोहन को माल बेचा। गुड्स अकाउंट, सोन अकाउंट है टू गुड्स। जी, यहाँ सोहन का नाम क्यों आया? सर यहाँ पे सोन का नाम नहीं कह सकते क्योंकि माल बेचा तो सेल्स अकाउंट आ सकता है। क्योंकि देखिए जब यहाँ माल बेचा की बात हो रही है ना, केवल माल बेचा अगर होता है तो इसका मतलब ये कि कैश है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है ना, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आपने उसको उधार माल बेचा है। ठीक है, उसने आपसे उधार माल खरीदा है। तो सोहन को माल बेचा, जब नाम आता है, वैसे तो हमारी एंट्री जो बन रही थी सेल्स अकाउंट की, कैश टू सेल्स बन रही थी, लेकिन जब नाम आ गया तो सोहन टू सेल्स हो जाएगी, सोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। फर्नीचर है तो फर्नीचर हमारा हमने क्रय किया है तो फर्नीचर टू कैश 2,000 रुपए का। तो अब ये वाली चीजें वही हमारे, हालांकि वो जनरल एंट्री मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा आपसे, फिर भी बेसिक सी चीज है। जो आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट, आय एवं लाभ, व्यय एवं हानि, इस तरीके से आप वो वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है टाइम भी बहुत हो रहा है, सर ने सर 15 अब मिनट का समय रोकते दिया हैं, है। ठीक है। जी सर बिल्कुल। हाँ, अब रोकते हैं इसे, ठीक है। जी सर ओके। सर वो नॉमिनल सर भी अकाउंट हमारे सर जो ख्याल से था, जी अनुराग सर। टाइप्स ऑफ अकाउंट सर बता रहे थे, सर 2 मिनट बता जी देखिए, जिस व्यक्ति को हम कोई रुपया या माल देते हैं उस व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है, और जिस व्यक्ति से हमें कोई रुपया या माल प्राप्त होता है उस व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। तो व्यक्तिगत खाते की दशा में पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा किया जाता है, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। वास्तविक खाता जो होता है रियल अकाउंट, इसमें जो मदें होती हैं जैसे धन, माल, संपत्ति, व्यवसाय, इसमें हमारी माल संपत्ति जो होती है वो डेबिट की जाती है, और इसी प्रकार यदि धन, माल अथवा संपत्ति व्यवसाय से जा रही होती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, आ रही होती है तो डेबिट में डाल देते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपना दिमाग ना लगाएं, लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, कंफ्यूज कर सकता है। अगर उसने आपको एक चीज रटने को बोल दी, आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट, बस उसके अकॉर्डिंग ही सोचिए। ये मत सोचिए अरे ये तो आ रहा है, पैसा आ रहा है, माल जा रहा है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, उतना ही लगाएं जितना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये चीज हमें कंफ्यूज कर देती है, कई बार कंफ्यूज करती है, जनरल एंट्री में उलझा देती है, कि अगर लेक ऑफ प्रैक्टिस होती है तो सिर्फ इतनी सी बात है व्यक्तिगत खाते के मामले में, कि अगर व्यवसाय में संपत्ति, धन, माल, संपत्ति अगर आपकी जाती है तो क्रेडिट हो जाएगी, आती है तो डेबिट हो जाएगी। अब नाम मात्र के खाते की बात करें, इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, तो नाम मात्र की खाते की दशा में जितने भी खर्चे हैं और हानियां हैं वो डेबिट होती हैं। अब आप व्यवसाय चला रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वेजेस जाएगी, लेबर का कुछ आप पे करेंगे, आप इक्विपमेंट्स लेके आएंगे, फर्नीचर आपकी असेट में आता है। ठीक है। तो जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, या अब आपको कोई हानि हो गई, मान के चलिए कंप्यूटर ही आपका फूट गया, या आपने जिस उद्देश्य से व्यापार प्रारंभ किया था, तो उसमें जितना आपने अंदाजा लगाया था उसकी जगह आपको कुछ हजार 2,000 का घाटा हो गया, 10-15 हजार का लॉस हो गया। तो या किस छोटी मोटी चीज में भी लॉसेस हो जाते हैं, हमें कई बार हो जाते हैं। मान के चलिए शॉर्ट सर्किट हो गया, अब आपके व्यापार को तो हानि हुई ना, शॉर्ट सर्किट होने से आग वाग लग गई तो इंश्योरेंस होगा, मिल जाएगा, अलग बात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ, लॉस होगा। तो खर्चे और हानियां हो गई, वो नाम मात्र के खाते की स्थिति में हानि डेबिट में चला जाता है। और जितनी भी आय आपको हो रही है या आपको कोई लाभ मिल रहा है, आय आपको किन किन साधनों से हो सकती है, कोई आपको एडवांस मिलने जा रहा है, कोई आपको डिस्काउंट मिलने जा रहा है आपके व्यापार से संबंधित, या आपको ज्यादा मुनाफा हो रहा है किसी भी चीज पे, तो आपकी जो आय है, आपको कोई जैसे डिवेंचर होते हैं ना, डेप्ट फंड आपने सुने होंगे, डिवेंचर पे शेयर होल्डर वो देते हैं, उस पे अपना डिविडेंड देते हैं,
है ना। तो जब डिविडेंड पे किया जाता है तो ये अतिरिक्त लाभ हो जाता है व्यापार के लिए, आपको डिविडेंड मिला तो अतिरिक्त लाभ है। तो ये जो आय और लाभ होते हैं वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं नाम मात्र के खाते के अंतर्गत। उदाहरण के लिए 500 रुपए की मजदूरी के दिए और इस दशा में मजदूरी को डेबिट करेंगे क्योंकि मजदूरी दी, क्योंकि ये व्यवसाय के लिए खर्चा है और व्यवसाय को 250 रुपए का कमीशन मिल रहा है कहीं से, तो ये व्यवसाय के लिए आय है, लाभ है, तो कमीशन क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो व्यक्तिगत खाता जो होता है, पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है नो आपके पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट आता है तो धन माल संपत्ति व्यवसाय जब आता है तो डेबिट होता है, और जब यही चीजें व्यवसाय से बाहर जाती हैं तो क्रेडिट में की मद में लिखी जाती हैं। और नाम मात्र के खाते की अगर हम बात करें तो खर्चे और जो हमारे व्यापार की हानियां हैं वो डेबिट हो जाएंगी, और आय और लाभ जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। बस अभी इतना रखते हैं, फिर जनरल प्रविष्टि, मिश्रित जनरल प्रविष्टि, कंबाइंड एंट्रीज क्या होती हैं, कंपाउंड एंट्रीज, ये फिर हम लोग बाद में देख लेंगे। अब हम ओवर टू अनुराग सर, आप प्लीज सर इसे आगे सर कंटिन्यू। सर आ गए हैं अब ठीक है। जी अजय सर। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? यस आवाज आ सर, रही है यस मेरी? सर, यस सर, यस। यस सर। यस सर, हाँ, गुड मॉर्निंग। बताओ, तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही है सबकी? यस। गुड। तो इन्होंने तो काफी अच्छी जानकारी आपको दे ही दी है। फिर भी कुछ अगर आपको जनरल लगता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है ना, तो इसमें जनरली आपका बेसिक नॉलेज जो है वो आपका, कि आपका कॉमन सेंस कितना यूज कर पाते हो आप इंटरव्यू में, नॉर्मली उसके ऊपर रहता है। ठीक है। जैसे ऑडिटर का फंक्शन क्या होता है, ऑडिटर करेगा क्या, आप जिस जॉब के लिए आ रहे हो क्या उसके बारे में सीरियस भी हो, है ना, तो उसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत डीप नहीं, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो वो थोड़े से वो और क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेंगे, डाउट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है, गलत तो नहीं है कहीं। वहाँ आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखना है, क्योंकि जो भी आपने बोला है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बोला है। आप गलत बताने के इंटेंशन से तो नहीं बोला था ना आपने, नहीं सर। है ना। तो वो आप उसको बताइए कि हाँ, ये मेरे हिसाब से इसका जवाब यही बनता है, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से। और लेकिन एडमेंट नहीं होना है। अगर वो कहते हैं कि नहीं इसका आंसर ये है, और आपको भी याद आ जाता है कि हाँ यही सही आंसर था, तब आप उसको एडमिट करने में कोई उसमें गलत नहीं है उसमें से। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं, इसका आंसर मुझे भी याद आ गया, इसका आंसर यही यही था। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है कि वो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं और आप अपने वक्त को आंसर के बारे में श्योर हैं, तो आपको ये स्टिक करना है अपने इसके, नहीं सर मेरे हिसाब से तो ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है, जहां तक मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से ये आंसर जो मैंने बताया आपको वो ये ठीक है। नॉर्मल पार्लेंस में भी आप यही करते हो ना, कोई भी जब बात होती है, नेगोशिएशन होता है या कुछ भी होता है, किसी के साथ डिस्कशन हो रहा होता है, अगर आपको वो नॉलेज है उसके बारे में, तो आप अपनी बात पे अड़े रहते हो ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सही हूँ। यस सर। या आप कई बार, जो वीक आदमी होता है वो क्या करता है, वो ये कहता है कि हो सकता है कि नहीं, अच्छा मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ, वो जल्दी जो है हार मान लेता है। और एज ए जब आप ऑफिस में जाते हो, जब आप एन ऑफिशियल रहते हो, तो कई बार सिचुएशन आती है जहाँ दूसरा पक्ष आपके ऊपर हावी होना चाहेगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू में वो पर्सनालिटी ट्रेट आपका चेक किया जाता है कि आपको अपने ऊपर कितने कॉन्फिडेंटली आप कोई भी कन्वर्सेशन को डील कर सकते हो। जब आपके बैकग्राउंड में आपको ये ध्यान रहेगा कि ये फोकस है क्वेश्चन का, तो आप उसको सही तरीके से जवाब दे पाओगे। ठीक है, बाकी हर चीज कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। डाटा लेकिन आप जितना रख सको उतना अच्छा है। ज्यादा नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होती, है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट।
और नेचुरल रहना। कोई पर्टिकुलर इंटरव्यू से स्पेसिफिक आपको लग रहा है कि मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, कोई ऐसा क्वेश्चन? सर ये जैसे पंचायत में हम लोग गए हैं तो वही सब पूछेंगे कि क्या ऑडिट करोगे जाके वहां पे। कल कैसे जैसे सर बोल रहे थे कि सारा चीज ऑनलाइन हो गया अभी। हम्म। तो सर देखो ऑनलाइन हो आपका गया तो ऑडिट का, हम मुखिया के पास क्यों जाएंगे हम फिर ऑडिट करते हैं? फिर हम ऑनलाइन से ही सारा निकाल लेंगे ना फिर। देखो ऑडिट का जो मेन पर्पस है, सारी चीजें एक तो ऑनलाइन होना है ना, यस सर। और दूसरी चीजें, ऑडिट का जो मेन पर्पस है, आप ये सोचो कि आपको गवर्नमेंट ने ऑडिट बनाया क्यों? ऑडिट बनाने का क्या कारण हो सकता है, कि किस वजह से बनाया? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर चेक करने की ये सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, सही पर्पस के लिए हुआ या नहीं हुआ, ज्यादा वेस्टेज तो नहीं कर दिया किसी स्कीम पे, या कोई मीटिंग हुआ तो उसमें ज्यादा तो नहीं खर्चा कर दिया। जो नॉर्मल होना चाहिए था उस पर जो 10,000 में होना चाहिए था वो क्यों 20,000 50,000 लिख दिया वहां पे। ऑडिट आपको कब जरूरत पड़ती है? जब आप घर में भी, अगर आपको कोई चीज, आपके पास सामान आप कुछ लेने जा रहे हो, है ना, या कुछ आप काम करने वाले हो, तो आपको ऑडिट की जरूरत कब पड़ती है? जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो और आपको यस उस पैसे को कई जगह लगाना हो, तो आप सोच समझ के लगाते हो, है ना। यस आपको ये चीजें सोच समझ के लगानी होती है कि इसको मैं कहाँ पे फंड यूटिलाइजेशन कर सकूं। दूसरा, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि वो वहाँ पे सही फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, वो आपको फील्ड में ही जाके ही पता चलेगा। कुछ आपको ऑनलाइन डाटा मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन आपको डाटा मिल गया, अभी तो शायद 100% ऑनलाइन भी नहीं हुआ होगा, बट अगर 100% भी आपका ऑनलाइन हो गया है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या यस सिचुएशन है, वो आपको वन टू वन जब आप बात करोगे या कुछ सिचुएशन होगी उसी के सामने, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो वहां पर आप ऑडिट ऑब्जर्वेशन में आप ये डाल सकते हो कि ये चीजें इस वजह से की गई और इसको इस तरीके से बेहतर तरीके से किया जा सकता था, है ना। ये एक रीजन हो सकता है जहां फील्ड में जाके जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसका वर्जन भी तो आपके पास होना चाहिए ना। यस हालांकि कम से कम जरूरत पड़े उसकी, वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप न्यूट्रल रहते हो। जब आप फैक्ट पे बात करते हो कि आपका ये खर्चा कितना हुआ, ये कैसे हुआ, ये कितना चीजें हुई, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई, लेकिन फिर भी 100% सारा प्रोग्राम कैप्चर नहीं कर पाता। नहीं तो हमारे पास ऑडिटर की जरूरत ही नहीं है, हम एक सॉफ्टवेयर और डेवलप कर दें जो उसके प्लस और माइनस बता देगा ना सर। सॉफ्टवेयर। हाँ सर मतलब कहने का था सर, क्या वो जर्नल यूज करते हैं या वो कुछ तो करते होंगे सर, रखते होंगे लिखने के क्या करते होंगे? आवाज थोड़ी स्लो आ रही थी। लिए। सपोज सपोज हम गए उनके पास तो हम क्या चेक करेंगे सर, उनका खाता क्या होगा सर उनके पास, कि कहाँ पे वो देखिए, वॉचर एंट्री किए होंगे सर वो। उनके पास जितना भी अकाउंटिंग उनको दिया गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में हो। ऑनलाइन फॉर्म में भी ओके। तो फीड वही करेंगे ना वो। यस सर। ऑनलाइन फॉर्म में तो जो यूज कर रहा है, जो एक्सपेंड कर रहा है, फीड तो उसी को करना है। प्लस उनको सही तरीके से फीड हो रहा हो, उनको ये नॉलेज हो कि क्या चीजें उसमें की गई है। प्लस कुछ ओरिजिनल्स बिल वगैरह होते हैं, ये सब चीजें आपको देखनी होती हैं, कि उसकी वेरासिटी आपको चेक करनी होती है कि वो सब चीजें ठीक है कि नहीं है। वो उसमें कोई घपला तो नॉर्मली विजिलेंस का काम है, ऑडिट का काम नहीं है, बट फिर भी आपको ये देखना होता है कि वो सही लगे हैं कि नहीं लगे, प्रॉपर रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कंप्यूटर जनरेटेड प्रिंटआउट्स तो नहीं है। कुछ कुछ चीजें आपको जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको आइडिया लगते जाएगा। ठीक है ना। पर्टिकुलरली सर ये मुखिया के पास कोई मतलब वो डॉक्यूमेंट नहीं हो, हमें लगता है कि पंचायत सचिव जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है मुखिया के पैरेलल, वो उनके हर पास सारा जगह होगा। देखो, हर जगह हर यूनिट में एक डिजाइनेटेड ऑफिसर होता है यस जिसको रिकॉर्ड रखने होते हैं। यस नॉर्मली स्पेसिफाइड होता है, बट क्योंकि काम रुके ना, इसलिए हर जगह छोटी छोटी जगह थोड़ा बहुत डाइवर्शन हो जाता है। तो आपका काम तो है, आपको जो हेड को है, आपको जो पंचायती है, उसको आपको लिखना है कि हम ऑडिट करने आ रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपको हमें हमारे लिए तैयार रखना है। ठीक है ना। यस तो यस वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी उसका कस्टोडियन है, जिसको कस्टोडियन बोलते हैं, जो भी कस्टोडियन ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो चाहे डायरेक्टली प्रोवाइड कराएगा आपको, या उनके किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएगा। और आपका काम उसमें से चेक करना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस और गुड प्रैक्टिसेस के बारे में भी आप उनको बता सकते हो या रिकॉर्ड कर सकते हो अपने में,
क्योंकि जब आपने एक्सपीरियंस किया, कई जगह आपने ऑडिट किया, किसी जगह आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, है ना, वो सिस्टम भी यहाँ पे आप उनको एडवाइस कर सकते हो। ये तो टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा टेक्निकल वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप ऑडिटर नहीं हो, यस, है ना। नहीं वो एक बताए थे, कैश कैश बुक होता है वो चेक करना होता है एक। हाँ फिर आम जैसे आम सभा में जो स्कीम पास हुआ है वो स्कीम कहाँ पे एंट्री है वो चेक करना होगा, हाँ। या फिर ग्राम सभा में जो आपका होगा। खर्चा, और फिर योजना। हाँ। आपका जो खर्चा, जो आप खर्चा दिया गया आपको, जो उसमें टोटल खर्चा करने के लिए क्या दिया गया, कितना अमाउंट दिया गया, हर जगह आपको जाने की जरूरत भी नहीं होती है। कई जगह बहुत छोटी पंचायत है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो वहाँ ऑडिट करके क्या फायदा। वहाँ तो आप एक्सपेंडिचर ही बढ़ाओगे उनका। आप जाओगे वहाँ भी खर्चा होगा, विजिट में भी यस। खर्चा होता है, उस सब में भी होता है, वो तो उनके आप खर्चे बढ़ाओगे ही। लेकिन जहाँ थोड़ा अमाउंट सब्सटेंशियल है, जहाँ पे जरूरत है कि हाँ यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है, वो भी आइडेंटिफिकेशन एक आपका काम है, चाहे वो आप करें या आपके सुपीरियर जो भी करें, कि कहाँ हमें जाना है, कहाँ जाके हमें ऑडिट करना है। ठीक है। और उसके यस। बाद बेसिकली देखना है कि ऑप्टिमाइजेशन, जो मेन गोल ऑडिट बनाने का है कि आप अपने फंड का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। तो अगर आप मेन गोल को ध्यान में रखोगे तो सारी चीजें अपने आप पजल की तरह, जैसे पजल्स के जिक्सॉ पजल के आते रहते हैं ना, अपने आप फॉल इन प्लेस करते रहेंगे। कोई अगर आपसे ये पूछता है कि आपको क्या एग्जामिन करना है, कॉमन सेंस से आप क्या एग्जामिन करोगे, भाई ये खर्चा जो दिया गया था, ये खर्चा इन्होंने इसको सही ढंग से इस्तेमाल किया कि नहीं किया, वेदर इट वाज प्रॉपरली यूटिलाइज और नॉट। सिंपल लॉजिक है ना। यस। उसमें कुछ कंडीशन थी कि इसमें तो आपको खर्च करना ही करना है। जैसे घर में आपको, अगर आपको कुछ खर्चे हैं, उसमें बच्चे की ट्यूशन फीस तो जानी ही जानी है, बिजली का बिल जाना ही जाना है ना। कुछ यस। चीजें जिसको हम टाइड फंड्स बोल सकते हैं, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये चीजें जानी ही जानी है। अगर यहाँ से अगर आपने डाइवर्ट करके कहीं और डाला तो क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो क्या वो टाइट जगह जहाँ कंपलसरी था कि आपको करना ही करना है, वहां वो पैसा गया है कि नहीं गया, वहां से डाइवर्ट तो नहीं हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है चेक करने के लिए इनिशियली आपको, कि जिस जिस मद के लिए दिया गया था उस मद में पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं, कि डाइवर्शन तो नहीं हो रहा है। और अगर डाइवर्शन हो रहा है तो उसका वैलिड ग्राउंड क्या है, उसके ग्राउंड्स क्या है, क्या वो आपको वैलिड लगते हैं, या उसको अवॉइड किया सकता था, या वो अनअवॉइडेबल था। सिचुएशंस आती हैं, उसमें होता है, उसके बाद आप उसको कर सकते हैं उसमें, लेकिन वो आपको प्रॉपरली उसका ऑडिट और उसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, फिर टाइमली हुआ कि नहीं है, एजेंसीज जो जिसे आपने काम कराया वो आपने प्रॉपर सिलेक्शन किया कि नहीं किया। ये सब लॉजिक आप घर में भी लगाते हो ना। अगर कोई यस। मकान बनाना हो तो आपने सही ठेकेदार को चुना कि नहीं चुना, या आपने उसको प्रॉपर प्रोसेस, आपने उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी देखी कि नहीं देखी, या किसी को भी ठेकेदार तो नहीं लगा लोगे ना आप। ये यस। सारे प्रोसेस चेक करने हैं। जब आपको ये बेसिक चीजें ध्यान में रहेगी कि अगर मैं अपने घर का ऑडिट कर रहा हूँ और यहाँ मुझे इस काम के प्रोजेक्ट ऑडिट करने के लिए किया गया है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप कॉमन सेंस से जो आंसर दोगे, तो उससे आपको इंटरव्यू बोर्ड को पता चलेगा कि आपका बेंट ऑफ माइंड, कि आपका एनालिटिकल माइंड है, आप उसको प्रॉपरली ऑडिट कर पाओगे। सर एक और क्वेश्चन है, वो अगर पूछने की, आपको नहीं लगता कि ऑडिटिंग करना एक ज्यादा खर्चे की चीज है? हाँ मतलब ऑलरेडी बिल्कुल। अकाउंटिंग हो रही है तो फिर ऑडिटिंग क्यों करें, खर्चा बहुत हाँ हो जाएगा फिर। बिल्कुल, तो यही कॉमन क्वेश्चन तो सभी से, ये तो आता ही आएगा ही आएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ऑडिटिंग में, और आपको एक इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आएगा। पहले तो मैं इसका बता दूं ऑडिटिंग का जो खर्चा है कि नहीं उसमें। तो ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, अगर उसको हम ढंग से करें, अगर उसको, ऑडिटिंग के इतने सेटबैक्स दिए गए हैं ताकि ये हमारे खर्चे को कई गुना घटा सकता है। ये आपका एक जवाब हो सकता है। ये मेरे आगे होने वाले खर्चे, और इस प्रोजेक्ट में भी अगर मैं बीच में कर रहा हूँ, इसमें खर्चे बहुत ज्यादा घटा सकता है, और एक बेटर ऑप्शन दे सकता है जहां मैं फंड का वेस्टेज करने से बचा सकता हूँ। तो ओवरऑल ये देखा गया है कि ऑडिटिंग करने से मेरे खर्चे बढ़े ही, कम ही हुए हैं, बढ़े नहीं है।
और जो ऑडिटिंग का यस। खर्चा है बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो आपसे ये पूछा जाएगा, जो शायद कुछ एक आध लोग पूछें, कि आपको ये नहीं लगता कि भाई अब ये काम हो गया तब आप बता रहे हैं कि इसको ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, ये तो कोई भी बता सकता है। एक्सीडेंट होने के बाद तो कोई भी बोल सकता है कि नहीं, अगर आपने ऐसा किया होता तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता, है ना। तो यस। ऑडिटर्स का क्या राइट बनता है कि भाई आप उनके काम में ऑब्जेक्शन अब जाके निकालें जब काम हो गया है तो, है ना। तो वहां क्या आपका जवाब रहेगा, आप बताइए। एक तो ये है सर कि सपोज स्टिपुलेटेड, एक तो पहले भी ऑडिट किया गया और वार्निंग मतलब होता है कि दिया जाता है हमेशा। ऑब्जेक्शन पिछले बार भी लगाए होंगे, अगर वो बार बार नहीं सुनते हैं तो फिर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, इसलिए बार बार करना जरूरी होता है। नहीं, ये तो प्रोसीजर वाली बात हो गई। ये तो ये हो गया कि आपका आपकी जो आपने गाइडलाइंस दी थी, वार्निंग तो वर्ड प्रॉपर नहीं है। हाँ, जो आपने सजेशंस गाइडलाइंस। दिए थे, जो सजेशंस दिए थे उसको नहीं इम्प्लीमेंट हुआ और बार बार आप उसको कर रहे हैं, तो वो तो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी में आ गया, दूसरी चीजों में आ गया। लेकिन आप फर्स्ट टाइम ही ऑडिट करने गए, वो काम हो गया, उस सिचुएशन में उसने अपना बेस्ट दिया, और आपने कहा कि नहीं नहीं यार, तुमने जो भी किया इसको अगर इस तरीके से करते तो और अच्छा होता। अब आप मुझे पोस्ट में क्या आके क्यों बता रहे हो, ये तो मैं भी बता सकता हूँ कि मैं इसको अच्छा तरीके से कर सकता था, है ना। सर कोई भी चीज अगर जब तक उसको हम यूज नहीं करेंगे तो उसका ये निगेटिव या पॉजिटिव वो निकल नहीं पाएगा। यूज करने के बाद ही मे भी निकले, यूज तभी करने के पता चलेगा बाद ही। हाँ, क्यों आते हो आप, पहले क्यों नहीं आते हो, बीच में क्यों नहीं आते हो, या बाद में ही क्यों आते हो आप, बाद में ऑब्जेक्शन लगाना क्यों, उस सरकमस्टांसेस में बेस्ट यही था, ये सारी चीजें। सर। तो वहां पर ऑडिट का बेसिकली देखिए काम ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑडिट का ओवरऑल अगर आप देखो, ऑडिट एक ही जगह नहीं जाती, कई जगह जाती है ना। और ये काम कई यस सर। सालों से चल रहा होता है, पर जो काम करने वाला आदमी है उसके लिए हो सकता है ये पहला प्रोजेक्ट हो, उसका ही उसके लिए पहला प्रोजेक्ट हो। लेकिन आपने एज एन ऑडिटर और एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने कई जगह इसको फॉलो किया है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या बेटर ऑप्शन रहता, ये आप उनको एडवाइस करने से क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम वो प्रोजेक्ट होगा तो वो एक गाइडलाइंस रहेगी कि इसको हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, है ना। इसलिए यस। ऑडिट का काम आता है कि ऑडिट जब आपको कर लिया, कोई काम हो गया, अब इसको सिमिलर काम जो दोबारा होगा तो इसको हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कर और जो सकते हैं। मेरे लूप होल्स रह गए थे इस प्रोजेक्ट को करने में, कुछ कुछ चीजें, वो अगर मैं पॉइंट आउट नहीं रहा तो अगली बार भी मैं वही गलतियां करूंगा, यस सर। नेक्स्ट टाइम भी वही गलती करूंगा, मुझे पता ही नहीं होगा, मुझे लगेगा कि मैं सही काम ही कर रहा हूँ। कोई एक थर्ड इंडिपेंडेंट आदमी ही जो बाहर से देख के बता सकता है कि इसको अगर आप ऐसे करते तो ये अच्छा रहता। तो ऑडिट का बेसिक काम ये होता है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस से अवगत कराना, बेस्ट ऑप्शन से अवगत कराना कि इसको आप बेटर सोचे, पॉजिटिव उसका एक्शन है। नॉर्मली हम लोग उसको नेगेटिव एक्शन में लेके चलते हैं कि उनका काम सिर्फ ऑब्जेक्शन निकालना है ना। यस। ये पर्पस ऑडिट का नहीं होता, ऑब्जेक्शन निकालना, गलतियां निकालना, ये पर्पस ऑडिट का नहीं होता। ऑडिट का पर्पस होता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना किसी प्रोजेक्ट में, कि आप इसको इस तरीके से खाते को रखिए तो आपका देखिए काम आसान रहेगा, आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपके खर्चे कम होंगे, एक्सपेंडिचर में भी कम कम हो। एक्सपेंडिचर में कम होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप ऐसे करते तो आपको ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिलता, वो बीच में काम छोड़ के नहीं भागता। ये सारी चीज़ें सजेशंस देते हैं हम काम होने के बाद। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है कि ऑडिटर ये बाद में नेसेसरी में आके। आ सकता है ना, ये सर ना, वाई हाँ, ऑडिटर इन नेसेसरी, तो इसमें भी ये वाई सारे आ ऑडिटर इज सकते हैं। नेसेसरी एंड वाई, मतलब बाद में जो आने का क्यों उसमें है, जबकि काम हो गया तो आप यस, क्या इन करेंगे दोनों उस का। प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट तो हो गया, उसमें तो नुकसान हो गया, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, है ना। ये सब चीजें यस। आती हैं। दूसरा जो आता है कि किसी ने घपला किया, ये सब किया, वो सब विजिलेंस एंगल आ जाता है। वो आपके हमारा काम है ऑडिट से रिपोर्ट करके निकल के भेजना। आता है, वो ऑडिट से यस। निकल के आता है। प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, क्यों फॉलो नहीं किया गया, क्या सरकमस्टांस, जानबूझ के फॉलो नहीं किया, तो एक विजिलेंस एंगल बनता है उसका, कि आपको पता था कि ये काम ऐसे करना है, लेकिन आपने किसी पार्टी को फेवर करने के लिए इस काम को ऐसे किया, तो वो उसमें विजिलेंस एंगल आएगा। ऑडिटर सिर्फ ऑब्जर्व जो आपका प्रोसीजर में जो फॉल्ट रहा उसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी यस आपसे आ सकता है कि विजिलेंस अगर है तो ऑडिटर क्यों। उसके लिए आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों है। यस सर। हाँ, उसमें मैलाफाइड ये डिटेक्शन अकाउंट, होता है, हाँ। इसमें प्रोसीजर लैप्स हो सकता है। सर ठीक है ना। सर हाँ जी। सर हम ये कह रहे हैं, हम्म। अभी आज हमारी बात हुई थी, सर से भी बात हुई थी, हरे कृष्ण सर से, तो वो हमसे ये बताए थे कि अभी इनका ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग वाला क्लास कर दीजिए, हम्म। तो इनका एक ये जो पर्सनल जो मतलब इनका जो अपना मतलब बायोडाटा से संबंधित जो प्रश्न होंगे हम्म। उससे भी संबंधित एक सेशन रख सकते हैं हम सब। एक वो दूसरा ज्यादा सेशन रख जरूरी है। सकते हैं इनका जो जॉब। जी सर। देखो, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो ऑडिटर में अभी आप बने नहीं हो ऑडिटर, है जी। ना। यस तो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि आप बहुत डिटेल में बताओ। लेकिन आपका बायोडाटा, आपका जॉब प्रोफाइल, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, ये सब के बारे में तो आप मास्टर हो ना, क्योंकि वो तो आपका पर्सनल है। इसमें क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, और इसमें आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने प्लस पॉइंट से, वो ज़्यादा जरूरी है। तो सर तो अपने। इसीलिए आज जब सर से हमारी शाम को बात हुई ना, तो सर हमसे यही बोले थे कि हम्म। ये सेशन भी लगा देते हैं, इन लोगों का रख देते हैं, थोड़ा सा हम्म। क्लियर कट हो जाएगा इन लोगों का कि बायोडाटा कैसे इनको अपने बारे में कैसे प्रेजेंट करना है। किसी का अगर बिल्कुल। मान लीजिए बीच में वो रहा है कि 1 साल का गैप, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का हम बैठे रहे या हम गांव से पढ़े हैं, ऐसा भी होता है। तो वो उस हम्म। सब स्थितियों में आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव बताएंगे, ये सारी चीजें तो इन सब पे बोले हैं सर कि परसों एक सेशन रख देते हैं। और हम्म। उसके अलावा फिर इनका जॉब प्रोफाइल से भी संबंधित कि प्रमोशन का क्या दायरा है, आप हम्म। किसको रिपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें। तो एक एक दिन के गैप में, एक एक दिन रोज, रोज एक एक दिन 8 से 8 बजे से एक एक सेशन इन सबका रखते हैं। और रोज रोज एक एक टॉपिक लगा के इन सबका क्लियर भी करते हैं, और ये सब लोग भी अपना तैयार करके आएंगे। ठीक है, सबके लिए है ये बात। यस ठीक ललन है। है, बबली, भानु प्रताप है, चंद्रमोहन है, मनीषा, पूजा, राहुल, सब लोगों के लिए रहेगा। तो सब लोग अपना अपना रेडी करके आना, और उसमें फिर आप लोग बताना भी है आप लोगों को, फिर उसमें जो गलतियां होंगी, जो कमियां होंगी, वो सर लोग बताएंगे। हरे कृष्ण सर भी रहेंगे उसमें। ठीक है ना। तो ये सेशन आप लोगों का जो होगा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि आप ही से संबंधित है। और अगर आप लोग अपने ही बारे में सही तरीके से नहीं बता सकते हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। तो ये वाला भी, ये सेशन कल खत्म कर देंगे हम, पूरी तरह से निपट जाएगा। ऑडिटिंग का जो भी बचा हुआ है वो खत्म कर देंगे कल, परसों हम आप लोगों का ये वाला सेशन रख देंगे, ठीक है ना। सबके यस लिए है। हाँ। और सवाल अपने लोग आप लोग रेडी रखिए, जब भी सेशन हो आप लोग पूछिए। और मॉक के लिए परेशान मत होइए, ठीक है, पहले हम बता दे रहे हैं। मॉक के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले आप लोग थोड़ा तैयार हो जाओ, अभी टाइम भी अपने पास है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग नहीं है। लगाएंगे ना, जब मॉक लगाएंगे तो एक साथ 3 बोर्ड जो बैठा बना देंगे ना, 3 बोर्ड, तो 3 आईडी एक साथ चलेगी। तो एक बार में हम 1 घंटे में 6 लोगों का मॉक करा देंगे, आधा आधा घंटे का, ठीक है ना। तो मॉक के लिए यस कोई परेशानी मत हो, सबका मॉक होगा और अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। बस खाली जितना भी हो सके अपने आप को तैयार कर लीजिए, मजबूत रखिए आप, ताकि आपको कोई हिला ना पाए वहां। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है भाई। सर, एक क्वेश्चन है सर, एक कैसा क्वेश्चन है? सर, ये क्या सुधार कर सकते हैं सर ऑडिटर में? अभी अभी देखो, सुधार वाली बात नहीं करते हैं ललन, क्योंकि अभी हमारा 10:15 बजे से फिर से क्लास है पीटी के लिए, 69 के लिए। ठीक है, ओके तो आधा घंटे का समय है, इसी में हमको खाना भी है। ठीक है, यस सर। बहुत सारे काम आधे घंटे में। तो इसको अब सेशन कल करते हैं 8 बजे से। ठीक है। ठीक है। ओके। झा और सर झा सर बता देंगे सर। अरे ये सब हमारे भी कई सेशन होंगे ना, बीच बीच में हम इसमें कवर करते रहेंगे। देखो, जी सुधार तो बिल्कुल। हर चीज हर जगह पॉसिबल है ऑडिटर यस में, सर। और सिस्टम है उसको हम और कैसे करें पॉजिटिवली, बिल्कुल। उसको और कैसे प्रमोट करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे यूज करें, दूसरी जगह के जो हमने सीखे उसको कैसे हम इसमें ऐड करें। ये सारी चीजें दूसरी कंट्रीज में कैसे हो रहा है, दूसरी स्टेट में कैसे हो रहा है, कोई एक पंचायती राज
ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है, उसकी प्रैक्टिसेस यहाँ फॉलो करें, है ना। उसका एक डाटाबेस बनाएं, उसका एक नॉलेज बैंक बनाएं कि वहाँ कैसे कैसे हो रहा है, उसका एक स्टैंडर्ड बनाएं और वो स्टैंडर्ड सब फॉलो करें। बहुत तरीके हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बट इसको एक एक यस। करके कवर करते जाएंगे, जैसे सेशन होंगे कवर करते जाएंगे। ठीक है, ओके, आज यही थैंक यू कंप्लीट सर। करते हैं। ठीक है, ओके, गुड जी। नाइट एवरीवन। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट, गुड थैंक नाइट, यू सर। गुड नाइट। ओके जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट। समीर सर हैं क्या? जी सर, जी सर। हाँ ठीक है, मीटिंग ऑफ करते हैं, ठीक जी सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। है। ओके, ये भानु प्रताप कौन है? अभी तक ये आज पहली बार आए हैं, आज इनको हम पहली बार देखे हैं।